हेलो एवरीवन, मैं ममताज गुप्ता। आज हम देखेंगे 6 क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी के एमसीक्यू और हम 2 वीडियोस में पूरी की पूरी 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे। आज हम 5 चैप्टर देखेंगे और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम 5 चैप्टर देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो मैं एनसीईआरटी के एमसीक्यू करा रही हूँ, मैं ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। इसलिए करा रही हूँ ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी है, चाहे वो सीटेट है, चाहे यूपीएससी है, चाहे एसएससी है, उन सब में पुरानी बुक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो जब पुरानी बुक से आ रहे हैं तो हमें पुरानी बुक ही पढ़नी चाहिए। तो इसलिए हम पुरानी बुक से ही आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस सीरीज में, ये एक सीरीज में चला रही हूँ जिसमें मैं आपको 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, इन 5 क्लास की आपको क्या मिलने वाले हैं, एमसीक्यू मिलने वाले हैं। कोशिश ये रहेगी कि एक वीडियो में एक बुक कंप्लीट करी जाए, लेकिन जो हिस्ट्री की बुक है वो उनमें चैप्टर्स ज्यादा हैं, तो क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए हम हिस्ट्री का हम 2-2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में एक बुक कंप्लीट करेंगे, है ना। जैसे आज हम ये देख रहे हैं तो आज हम इसके 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हिस्ट्री के, और नेक्स्ट वीडियो में अगले हम 6 से 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हम कर लेंगे। तो ये 5 क्लास के आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन सब की वीडियोस मिलने वाली हैं। मोस्टली बुक की आपको एक बुक की एक ही वीडियो मिलेगी, और जो बुक थोड़ी ज्यादा बड़ी है, जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस बन पा रहे थे, उनके मैंने 2 पार्ट कर दूंगी। ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे तभी मैं आगे मोटिवेट होकर आपको इस तरह का कंटेंट दे पाऊंगी। और अगर आपको ये सारी बुक्स देखनी है इन शॉर्ट में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है, आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। और अगर आप केवल और केवल सी टेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 की, तो आपको 6, 7 और 8th क्लास, ठीक है, इन तीनों क्लास की ही एनसीईआरटी के एमसीक्यू देखने हैं। ठीक है, अगर आप केवल और केवल सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको ये 5 क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी आपको कि कोई भी बुक आप स्किप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हर बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बुक में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये आप साइड में जो प्लेलिस्ट वगैरह देख रहे हैं, तो अगर आप एनसीईआरटी को 6 से 10 तक क्लास की एनसीईआरटी की थ्योरी या एमसीक्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा यूट्यूब चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप व्यू द चैनल पर जाना। जब व्यू द चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपको जो नीचे लिखा हुआ आता है होम, वीडियो, शॉर्ट वीडियो, कोर्स, उसके बाद में जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है, उस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप इन सभी प्लेलिस्टों को देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में है? दक्षिण एशिया में कौन सा देश है? पहला है ए पाकिस्तान, बी है बांग्लादेश, सी है चीन, डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। देखो, इसमें अफगानिस्तान भी आएगा, ठीक है, अभी और आएगा, इसमें अफगानिस्तान भी आएगा, इसमें म्यांमार भी आएगा, इसमें श्रीलंका भी आएगा। ठीक है, ये सब किसमें आ रहे हैं? ये सब आ रहे हैं आपके दक्षिण एशिया में, ये सभी देश। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, और देखो हम बहुत स्पीड में लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि लॉन्ग में, ठीक है, और डिटेल में हमने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी कर ली है अपने चैनल पर। ठीक है, अगर आपको आराम से देखना है, विस्तार से देखना है, तो फिर आप उन सभी प्लेलिस्ट में क्लिक कर देख सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी बुक के एमसीक्यू। ठीक है, यहाँ हम इन शॉर्ट में रिविजन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी की सभ्यता सबसे पुरानी है? ए है सिंधु नदी की, बी है ब्रह्मपुत्र नदी, सी है नर्मदा नदी, डी है गंगा नदी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सिंधु नदी की जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, जिसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, ये वही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ए है प्राकृत भाषा में लिखा गया है, बी है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, सी है ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है, और डी है देववाणी भाषा में लिखा गया है। तो ऋग्वेद जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है? वो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, पुरातत्वविद पुरातत्वविद इतिहास को जानने के लिए किन चीजों की शोध करते हैं? यानी कि पुरातत्वविद इतिहास जानने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं, है ना। ए है औजारों का और हथियारों का, बी है आभूषण और सिक्कों का, सी है जीवित जंतुओं की हड्डियों का, जीव जंतुओं की हड्डियों का, और डी है ये सभी। तो देखो, इन सभी का ही वो अध्ययन करते हैं
जो हड्डियां मिल रही हैं या जो भी औजार मिल रहे हैं, जो भी चीजें मिल रही हैं, और उनसे वो सोचते हैं कि शायद ऐसा रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों की मदद लेते हैं? ए है पंडुलिपि। पंडुलिपि क्या होता है? पंडुलिपि होता है कि देखो पहले कागज नहीं होते थे, जैसे आज आप और हम लोग कागजों का यूज करते हैं ना, पहले वैसे कागज नहीं होते थे। तो पहले क्या होता था, पहले जो बड़े बड़े पत्ते होते थे ना, ताड़ वृक्ष के जो पत्ते होते थे, या ताड़ वृक्ष की जो खाल होती थी, ठीक है, खाल से मतलब छाल जो होती है ना, मतलब पेड़ों की जो छाल होती है वो, है ना, जैसे हमारी शरीर पे स्किन होती है, वैसे ही पेड़ों के जो स्किन टाइप का होता है, मतलब छाल बोलते हैं उसको, उस पर लिखते थे। ठीक है, ताड़ पत्तों पर या पंडुलिपि उसको बोलते हैं, उन पर लिखा करते थे, तो उनको बोलते हैं पंडुलिपि। तो इन पर मेनली जो हम बात करें क्या लिखा होता था, इन पर वेद ग्रंथ ये सब लिखे होते थे। बी है अभिलेखों का सहारा लेते हैं इतिहास लिखने के लिए। ठीक है, और सी है पुरातत्व से ज्ञात जानकारी। तो पुरातत्व विभाग से जानकारियां लेते हैं, जब हम किसी भी चीज के बारे में लिखते हैं बुक्स में, आपको जो भी चीजें मिल रही हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो कहीं ना कहीं से कहाँ से स्रोत लिए गए होंगे, वो इन तीनों चीजों से ही लिए गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, निम्नलिखित को सुमिलित करना है। अब देखो स्तंभ ए है और स्तंभ क्या है, बी है, मतलब दूसरा है। अब देखते हैं किसका मिलान किससे है। तो देखिए इसमें है मगध। मगध का संबंध किससे है? मगध का संबंध है पहला नगर। ठीक है, आरंभिक नगर से एक मिनट, इसका सॉरी, मगध का संबंध है पहला बड़ा राज्य। ठीक है, मगध क्या था, जो आज का बिहार है वो क्या था, वो था मगध। ठीक है, आज का जो बिहार है ना उसको मगध बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट है गारो की पहाड़ियां। गारो की पहाड़ियों का संबंध किससे है? आरंभिक कृषि। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि भारत में सबसे पहले जो कृषि करी गई थी वो कहाँ करी गई थी? गारो की पहाड़ियों में करी गई थी। गारो, खासी और जयंती कहाँ है पहाड़ियां? ये तीनों की तीनों पहाड़ियां हैं मेघालय में। ठीक है, और इन तीनों पहाड़ियों की वजह से ही वहां पर बारिश होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो तीनों पहाड़ियां ये इस तरह की स्थिति बना रही है कि मानसून इनके अंदर घुस तो जाता है लेकिन बाहर निकलना उसका असंभव है। ठीक है, तो निकलने से पहले क्या करेगा, वो पानी नीचे गिराएगा ही गिराएगा। इसलिए भारत में सबसे ज्यादा अगर हम वर्षा की बात करें तो कहाँ होती है? मेघालय में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियां। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का संबंध जो है वो प्रथम नगर से है। ठीक है, मतलब पहले अगर हम नगरों के साक्ष्य देखें तो कहाँ मिलते हैं हम, हमें सिंधु नदी में की सभ्यता में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें गंगा घाटी। गंगा घाटी लगभग कितने वर्ष पुरानी है? 2500 वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, है ना। ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे होंगे, और ऑप्शन आपको मतलब इस बोर्ड पे नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। और हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जो गलत है वो हमें बताना है। ए है सिंधु सभ्यता 4700 वर्ष पूर्व की है। बी है गंगा व उसकी सहायक नदियों की सभ्यता 2500 वर्ष पूर्व की है। सी है ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पूर्व हुई। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सभी सही है, कोई सभी इनमें गलत नहीं है। ठीक है, ये सभी सही है, एकदम राइट। क्वेश्चन नंबर है 8। अशोक ने अपने अभिलेख किस भाषा में लिखवाए? किस भाषा में लिखवाए? ए है यूनानी और अराइमेक भाषा में। देखो ये यूनानी और अराइमेक जो भाषा चल रही थी वो कहाँ चल रही थी? ये यूनान की तरफ चल रही थी, क्योंकि अशोक का जो राज्य था वो अफगानिस्तान और उससे भी आगे के इलाकों में था। ठीक है, तो उससे आगे के इलाके तक क्या था? अशोक का साम्राज्य था। तो अफगानिस्तान से भी आगे, तो वहां से लेकर और म्यांमार तक अशोक का साम्राज्य था। और जिसको हम अखंड भारत बोलते हैं आजकल आम बोलचाल में, कि अखंड भारत की कल्पना, अखंड भारत बनेगा एक दिन, हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये सारी जो कल्पना है ये क्यों है? क्योंकि हम पहले ऐसे थे, और हम ऐसे पहले कब थे, हमारा भारत इतना बड़ा पहले कब था? तो वो किसके समय में था? वो सम्राट अशोक के समय में था। ठीक है, कहां से कहां तक था? यूनान से, ठीक है, ये ईरान इराक भी सारे भारत में ही आ रहे हैं, यूनान से और आपके म्यांमार तक। ठीक है, पूरा ये पूरी पट्टी, और नीचे में ये श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये सब भी सम्राट अशोक के ही राज्य या हम कह सकते हैं राष्ट्र का अंग थे। ठीक है, तो ये
किसके अशोक ने क्या किया था कि जो जहां पर भी जो लोग जो भाषा बोलते हैं उस भाषा में उसने अभिलेख लिखवाए थे बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए। ठीक है, तो उधर साइड जो अभिलेख लिखवाए थे वो यूनानी और अरामीक भाषा में लिखवाए थे, क्योंकि वहां के लोग वही समझते थे। ठीक है, अफगानिस्तान और उससे आगे के जो लोग थे वो इन भाषाओं को समझते थे। ठीक है, और बाकी के जो पूरे भारत के जो लोग थे वो कौन सी भाषा समझते थे, वो संस्कृत भाषा समझते थे। ठीक है, और हिंदी बेल्ट कौन सी है, हिंदी बेल्ट ये है जहां हम रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ठीक है, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके। तो इनमें क्या बोला जाता है, इनमें बोली जाती है हिंदी, और डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, सॉरी ए, ये सभी। ठीक है, तब हिंदी का इतना अच्छा विकास नहीं था, तो इसलिए ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो उसने इन वाली भाषाओं में लिखवाए थे, और खरोष्टी एक भाषा थी उसमें भी लिखवाए थे। ठीक है, जब तक हिंदी का विकास पूरी तरह से हुआ नहीं था, हिंदी डेवलप नहीं हुई थी, संस्कृत चलती थी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से पांडुलिपियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पांडुलिपि, मैंने आपको बताया पांडुलिपि क्या थी कि ये एक तरह से लिखी जाती थी। ठीक है, हाथ से लिखी हुई बुक टाइप के हम मान सकते हैं, जिनमें ग्रंथों के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, ग्रंथों के श्लोक, सूक्त, ये सब लिखे जाते थे। ए है, इसे अंग्रेजी में मैन्यू स्क्रिप्ट भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। बी है, ये प्राय ताड़पत्रों अथवा भुज के पेड़ की छाल पर लिखी गई थी, यानी कि भुज पेड़ की जो छाल होती है उस पर लिखी गई थी। वो बहुत पतली होती है, ठीक है, और बहुत लॉन्ग टाइम चलती है छाल इस पेड़ की, तो इसलिए इस पे लिखी गई थी। सी है, यह लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। और डी है, यह केवल राजाओं द्वारा लिखवाई जाती थी। तो देखो ये जो चीजें थी, ठीक है, ये जो लिखवाई जाती थी वो लिखवाई जाती थी गुरुकुलों में। ठीक है, वो लिखवाई जाती थी मंदिरों में, क्योंकि पहले जो पढ़ाई के केंद्र थे वो राजा के घर नहीं थे। वो पढ़ाई के केंद्र कहाँ थे, वो गुरुकुल थे, वो मंदिर थे, वो मठ थे। ठीक है, तो वहां पर पढ़ाई करवाई जाती थी, बच्चों को पढ़ाया जाता था, और वहां पर ही ये वेद मंत्र ये सब इनके जाप उच्चारण किए जाते थे। अब आप ये मत सोचना कि गुरुकुल में केवल और केवल आध्यात्मिक की शिक्षा दी जाती थी, पूजा पाठ सिखाई जाती थी, नहीं, वहां पर विज्ञान भी सिखाया जाता था, खगोल चीजें भी सिखाई जाती थी, गणित भी सिखाया जाता था, वहां पर अर्थशास्त्र भी सिखाई जाती थी, वहां राजनीति भी सिखाई जाती थी, वहां युद्ध कला भी सिखाई जाती थी। ठीक है, वहां तीर कमान भी सिखाई जाती थी, वहां गदा भी सिखाई जाती थी, वहां तलवार भी सिखाई जाती थी, और वहां चिकित्सा भी सिखाई जाती थी। चिकित्सा मतलब डॉक्टरी भी सिखाई जाती थी। तो सारी चीजों की शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। और जो बच्चे प्राइमरी लेवल तक अच्छा करते थे, यानी कि 12 साल 13 साल तक बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे, उनको फिर आगे की शिक्षा के लिए दिया जाता था। मतलब जो बच्चा जिस चीज में है उसको आगे उसी क्षेत्र में आगे निकाल दिया जाता था। जैसे कोई बच्चा मंत्र अच्छा से पढ़ रहा है तो उनको आगे मंत्रों की शिक्षा दे दी, पंडित बन जाएगा वो। ठीक है, कोई बच्चा विज्ञान में अच्छा है तो विज्ञान के क्षेत्र में उसको आगे की शिक्षा दे दी गई 2-3 साल। ठीक है, और कोई बच्चा अगर अच्छा है किसमें, चिकित्सा में, तो वो वैद्य बन जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से एक ही शिक्षा से सब कुछ बन जाते थे। अब देखो आज के टाइम में 50 से ज्यादा कोर्स हमारे भारत में होते हैं अलग अलग जॉब के लिए। ठीक है, MBA BCA ये वो पता नहीं क्या क्या। ठीक है, उस टाइम पे गुरुकुल में एक जगह ये जाके आपको पढ़ना था, और वहीं से आप कुछ भी बनकर निकल सकते थे अपनी योग्यता के अनुसार। ठीक है, भीड़ भाड़ भेड़ चाल ये सब नहीं थी। तो देखो इससे रिलेटेड मैंने आपको एक वो भी बना के दी है, PDF शॉर्ट वीडियो की, तो वो भी एक बार आप देख लेंगे। एक मिनट मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक शॉर्ट भी मैंने बनाई है। एक मिनट, खुल रही है। देखो ये कुछ तिथियों के बारे में दिया हुआ है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये लिखा हुआ था तिथियों के बारे में कि ईसा पूर्व का मतलब होता है BC या बिफोर क्राइस्ट भी इसको बोलते हैं। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा या ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही, BCE या बिफोर कॉमन एरा या ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, AD का मतलब होता है एनो डाइमनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष। ठीक है, जिस साल उनका जन्म हुआ था ईसा मसीह का, उस वर्ष की बात है। ठीक है, AD का मतलब क्या होता है, जिस साल उनका जन्म हुआ था उसके हिसाब से बताई गई है। CE कॉमन एरा का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष। ठीक है, AD और CE लगभग लगभग क्या है, एक जैसी बात है। BP यानी कि बिफोर प्रोजेक्ट, यानी कि वर्तमान से पहले। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्मों का प्रयोग किया जाता है
इतिहास की बुक में, ये आपको पता होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विशेषकर सीटेट के एग्जाम में ये वाली जो लाइन है ये कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो अगर आपको इन सब की पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये जो मैंने शॉर्ट में जो ये नोट्स से बना रखे हैं ये भी आपको उन्हीं पीडीएफ के साथ मिलेंगे। ठीक है, आइए हम देख रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 1, पुरापाषाण काल के मानवों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के क्या कारण थे। यानी कि सीधा सीधा ये पूछना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य पुरापाषाण काल में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, वो क्यों घूमते रहते थे, क्या कारण थे। ए है भोजन की तलाश में घूमते थे, बी है शिकार करने के लिए घूमते थे, सी है मौसम के बदलाव के कारण, मतलब कहीं अगर ठंड पड़ रही है तो ठंड वाले इलाके से कहाँ चले जाते थे, वो गर्मी वाले इलाके में। यानी कि अगर हिमालय की तरफ, यानी कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो अगर सर्दी पड़ने लगे तो कहाँ जाए, उत्तर प्रदेश, और ज्यादा सर्दी पड़ने लगे तो कहाँ चले जाए, मध्य प्रदेश से भी आगे की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करते थे, मौसम की वजह से एक दूसरे इधर से उधर वो घूमते रहते थे। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और लाइक जरूर कर देना। पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक मैं कराऊंगी 6 से 10 तक की। ठीक है, ऐसी कोई भी बुक या कोई भी आपको चैप्टर नहीं मिलेगा जिसके एमसीक्यू आपको मैं नहीं कराऊंगी। ठीक है, सारे एमसीक्यू कराऊंगी। प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जब इस पर व्यू ज्यादा आएंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे ही नहीं, आप लोग अप्रिशिएट ही नहीं करोगे, लाइक ही नहीं करोगे, तो मुझे लगेगा कोई पसंद नहीं कर रहा, तो फिर मैं आगे की जो वीडियो है वो कैसे बना पाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि ये जो सीरीज है 6 से 10 तक क्लास तक की, ये मैं कंप्लीट कर पाऊं। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। यानी कि जो पुराने मानव, जब मानव सभ्यता विकसित हो रही थी तो वो किस तरह की थी, कैसी थी, उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है। ए है प्राप्त हड्डियों से, यानी कि जो हड्डियां मिली है उनसे हम अनुमान लगा पा रहे हैं कि आदमी की लंबाई इतनी होगी। दूसरा है औजारों से। ठीक है, तीसरा है गुफाओं से, और चौथा है मानव के पद चिन्हों से। तो देखो ये तो रहे होंगे ही नहीं, मानव के पद चिन्ह तो रह नहीं सकते। अब हजारों वर्ष हो गए जब से कोई मानव के पैरों के चिन्ह रहेंगे, बारिश आई होगी, हवा चली होंगी तो वो तो धूल इधर से उधर होगी, तो क्या हो जाएगा, वो पद चिन्ह जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो कौन सा आंसर सही रहेगा, बी सही रहेगा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 10 लाख वर्ष पहले के समय को कौन से प्रातोहासिक काल में बांटा गया है। 10 लाख वर्ष पहले वाले समय को। ठीक है, तो ए है नवपाषाण काल में बांटा गया है, बी है मध्यपाषाण काल में बांटा गया है, सी है पुरापाषाण काल में बांटा गया है, और डी है लघु पाषाण काल में बांटा गया है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पुरापाषाण काल में बांटा गया है। देखो किस हिसाब से बांटा गया है कि अगर हम आज के समय से चलें तो 10,000 साल पहले जो शुरू हुआ था वो हुआ था नवपाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, मध्य पाषाण या लघु पाषाण एक ही बात है। ठीक है, मध्य यानी कि देखो नंबर 1 पे, यानी कि अगर हम सबसे पहले की बात करें तो कौन सा था, पुरापाषाण काल था। ठीक है, दूसरे नंबर पर था मध्य पाषाण काल, और तीसरे नंबर पर था नवपाषाण काल। ठीक है, जब दुनिया शुरू हुई थी तो कहां से शुरू हुई थी, पुरापाषाण काल से, उसके बाद आया मध्य पाषाण काल, और उसके बाद आया नवपाषाण काल। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें लघु पाषाण काल की, तो लघु पाषाण काल का मतलब मध्य पाषाण काल ही होता है। क्यों होता है, लघु पाषाण का मतलब है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, पाषाण का क्या मतलब होता है, पत्थर। तो लघु पाषाण काल का मतलब हो गया कि देखो जो पुरापाषाण काल में जो पत्थरों का, हथियारों का यूज किया जाता था तो मोटे मोटे पत्थर होते थे। ठीक है, उनको फेंक के मार दिया, किसी जानवर पर वो मर गया, फिर उसको खा लिया, ऐसे ऐसे कुछ करके खा लिया। लेकिन लघु पाषाण काल में क्या हुआ कि उन्होंने हथियार बनाना सीख लिया कि ऐसा कुछ नुकीला सा बनाओ जो मारे फेंक के तो वो अपने आप वो जो शिकार है वो मर जाए। ठीक है, फिर उन्होंने लकड़ी काटना सीख लिया, तो पत्थर से उन्होंने क्या करा, इस तरह के पत्थर बनाए ताकि उनसे क्या कर सके, पेड़ों को काट सके, लकड़ियों को काट सके, जिससे वो अपनी झोपड़ी टाइप की बना सके। ठीक है, या आग जलाकर वो अपना काम कर सके। ठीक है, इस तरह का उन्होंने स्टार्ट किया, कब किया था, लघु पाषाण काल में। ठीक है, और फिर आया, फिर इसको इसलिए ही इसको क्या बोला गया है, लघु पाषाण काल, यानी कि छोटे पत्थरों को काटकर जो हथियार बनाए गए, ठीक है, जो भी चीजें बनाई गई उसको उनको बोला गया है लघु पाषाण काल। ठीक है, लघु पाषाण काल या मध्य पाषाण काल क्या होता है, एक ही बात होती है। और उसके बाद का जो समय है, उसके बाद का समय है
नव पाषाण काल। तो हम इनको इन्होंने कैसे बांटा है, इन्होंने बांटा है कि 10,000 साल पहले तक क्या था, नव पाषाण काल, ठीक है। और अगर हम मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल की बात करें तो ये कब था, ये था 12,000 साल पहले से और 10,000 साल पहले तक, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी पुरा पाषाण काल की, तो ये जो पुरा पाषाण काल था, पुरा माने सबसे पहले वाला, ठीक है, ये यानी सबसे पुराना, तो पुरा पाषाण काल जो था वो था 12,000 साल से, ठीक है, 10 लाख या 20 लाख वर्ष पहले तक का, ठीक है, जब मानव बन रहा था, मतलब विकसित हो रहा था, उसकी पूंछ खत्म हो रही थी, धीरे धीरे वो सीधा खड़ा होना शुरू हो गया, उसके हाथ चलने शुरू हो गए, उसके हाथ काम करने शुरू हो गए, उस समय की ये बात है, ठीक है, जहां मनुष्य शरीर का विकास हो रहा था, है ना। तो हम देख रहे हैं नेक्स्ट, इसका मैंने आंसर बता दिया, सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया को जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, ठीक है। 12,000 साल पहले कौन सा काल चल रहा था, 12,000 साल पहले, अच्छा ऑप्शन में यही है, तो कौन से युग में ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, प्रॉब्लम कहें या अच्छी बात कहें, क्योंकि जब 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु परिवर्तन हुए, गर्मी बढ़ने लगी, तो क्या हुआ, ग्लेशियर पिघलने लगे, ग्लेशियर पिघलने लगे तो फिर नमी होने लगी, मतलब नदियों में पानी आने लगा, नदियों में पानी आने लगा तो भाप के जरिए वो पानी ऊपर उठने लगा, तो फिर बारिश भी होने लगी, तो बारिश होने लगी तो घास उगने लगी, घास उगने लगी, तो जब भगवान कोई भी चीज करते हैं तो पूरी प्रक्रिया बना के करते हैं, तो जब घास उगने लगी तो फिर हिरन और ये खरगोश, ये सारे जीव जंतु पैदा होने लगे, ठीक है। जब ये सब होने लगे तो मनुष्य के लिए खाने के लिए और ज्यादा भोजन मिलने लगा, क्योंकि पहले तो वो पशुओं को मार के खाता था, तो पशु ज्यादा होंगे तो ज्यादा से ज्यादा उसको शिकार मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा खाना मिलेगा, तो वो उसका पेट भरने लगा, ठीक है, और अच्छे से वो विकसित होने लगा, जनसंख्या उसकी बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ, उसको समझ में आया कि हम खेती भी कर सकते हैं। खेती का आइडिया था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो लघु पाषाण काल से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था, जब जलवायु परिवर्तन हुए थे हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। लगभग कब की बात है, लगभग 12,000 साल पहले की बात है, जब बारिश होने लगी और बहुत सारी परिवर्तन होने लगे। और मेनली ये जो बात कही गई है, ये भारत के विषय में कही गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य पाषाण काल युग या काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल एक ही बात है, ठीक है, ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि भीम बेटिका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ है, वो है, ए है मध्य प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है जम्मू कश्मीर, डी है उत्तर प्रदेश। तो भीम बेटिका की जो गुफा है वो है मध्य प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, सीटेट में भी आ चुका है, टीजीटी पीजीटी में भी आ चुका है, मैंने एसएससी में भी देखा है और मैंने यूपीएससी में भी देखा है। ये भीम बेटिका की गुफाओं के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और डाला है मैंने इनाम गांव वाला, वो भी बहुत बार मैंने देखा है कई सारे प्रीवियस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुरनूल की गुफाएं कहाँ है, ठीक है। ए है कर्नाटक में है, बी है आंध्र प्रदेश में है, सी है केरल में है और डी है तमिलनाडु में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। कहाँ है, कुरनूल की जो गुफाएं हैं वो है आंध्र प्रदेश में। देखो इसमें मैंने एक छोटा सा आपके लिए शॉर्ट नोट बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। देखो ये मैंने शॉर्ट नोट बनाए हैं आपके लिए कि कौन सा पूरा स्थल कहाँ मिला है, ठीक है। तो इसमें लिखा है जम्मू कश्मीर में कौन सा मिला है, बुर्जहोम, ठीक है। पाकिस्तान में मेहरगढ़ मिला है, बिहार में चिरांद मिला है, उत्तर प्रदेश में कोलाडीवा और महागढ़ मिला है। देखो ये वाला तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सॉरी सॉरी क्या खुल गया पता नहीं, उत्तर प्रदेश वाला जो है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बुर्ज होम, ठीक है। बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो ये कौन से पुरा स्थल कहाँ मिले हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये महाराष्ट्र वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, महाराष्ट्र वाला कहाँ मिला है, इनाम गांव में, ठीक है, महाराष्ट्र वाला कहाँ मिला है, इनाम गांव में। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। और आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पीडीएफ आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। और हम इसका एक और मैंने बनाया था, ठीक है, एक और मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, इसमें मैंने बताया है कि पुरा पाषाण काल कब से कब तक था। तो ये था आपका 20 लाख वर्ष पहले से, मतलब 20 लाख वर्ष पहले ही क्या हुआ है, मानव का विकास होना शुरू हुआ था। और कब तक, 12,000 साल तक हम बोलते हैं पुरा पाषाण काल, यानी कि बहुत बड़ी अवधि है ये। और अगर हम बात करें इसमें आगे की, ठीक है, आगे की इसमें अगर हम बात करें, देखो इसमें लिखा है पुरा पाषाण काल को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। अब क्योंकि लाखों वर्ष पुरानी बातें, तो इसको भी किस में बांट दिया है, 3 में बांटा है। ये है आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर
पुरापाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मेसोलिथ या मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल, एक ही बात है। इसका समय कब से कब तक है? 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक है। इस काल को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल भी बोलते हैं। माइक्रोलिथ यानी कि माइक्रो माने छोटे, माइक्रो माने छोटे, लिथ माने पत्थर। ठीक है, यानी कि छोटे पत्थरों का काल। माइक्रो माने छोटा होता है ना, माइक्रो माने छोटे और लिथ माने पत्थर। ठीक है, माइक्रोलिथ हो गया छोटे पत्थरों का काल। नेक्स्ट है इसमें तीसरा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का जो समय है वो कौन से किस समय की बात है? 10,000 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आरंभिक गांव इनाम गांव परास्थल कहाँ है? देखो ये मैंने आपको बता ही दिया अभी। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में मिले हैं। और यहाँ पर एक और चीज फेमस है महाराष्ट्र में कि यहाँ पर जो लोग मिले हैं, मृतक कंकाल या मृतक शरीर जो मिले हैं, वो कैसे दफनाए गए थे? वो उत्तर की तरफ मुंह कर दफनाए गए थे। ठीक है, जो उस समय के जो कंकाल मिले हैं उनका जो मुंह था वो किसकी तरफ था? उत्तर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, किस युग के अंत में महाद्वीपों में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगाए जाने लगे थे? उपमहाद्वीप एक शब्द का प्रयोग हुआ है, उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप हम किसको बोलेंगे? उपमहाद्वीप बोलेंगे, एक मिनट में वर्ल्ड मैप आपको खोल के दिखाऊं? चलो उसको छोड़ो, टाइम लगेगा इसको खोलने में। तो देखो भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है भारत को। देखो यहां से शुरू होएगा अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। देखो ये दोनों ही इलाके कभी हमारा भारत का ही क्या थे? एक हिस्सा थे, अभिन्न हिस्सा। ठीक है, जो बाद में अलग हो गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और प्लस भारत। ठीक है, प्लस आपका हो गया बांग्लादेश देश, प्लस आपका हो गया म्यांमार और प्लस आपका होगा श्रीलंका। ठीक है, ये पूरा की पूरा एक उपमहाद्वीप है। जैसे महाद्वीप है ना, जैसे महाद्वीप है ना, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसी तरह से क्या है भारत एक उपमहाद्वीप। भारत की अगर बात करें तो वो पहले कैसा था? वो एक उपमहाद्वीप था। ये सारे देश भारत के अंदर में आते थे जब सम्राट अशोक का शासन चल रहा था। तो जब भी उपमहाद्वीप की बात आए तो इन सब की बात आप समझ लेना कि इन सब के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और इसको उपमहाद्वीप क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो हिस्सा है, अगर हम ग्लोब में देखें, ठीक है, अगर हम ग्लोब में देखें या हम मैप में देखें, देखो ये हिस्सा ये है। अब देखो आपको दिखेगा ही नहीं इसमें कैमरे में, मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। देखो यहाँ से ये जो हिस्सा है ये अफगानिस्तान, और ये यहाँ से जो इतना एरिया है ये क्या है? ये अलग है। ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया कहाँ से कट के आया है? ये पहले कहाँ जुड़ा हुआ था? ये जुड़ा हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये कहाँ जुड़ा हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया में जुड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया से कट के ये धीरे धीरे कहाँ पहुंच गया? ये इधर पहुंच गया। ठीक है, भारत की तरफ, है ना। तो ये क्या है? ये पूरा की पूरा एक उपमहाद्वीप है। क्योंकि देखो एक जो रेखा है ये कौन सी है? ये आपकी हिमालय की रेखा है, मतलब हिमालय एक रेखा बनाता है, फिर नदियां रेखा बना रही हैं। यानी कि एक तरह से अगर हम इसको देखें तो ये पूरा की पूरा क्या है? एक अलग सा महाद्वीप है, या हम बोल सकते हैं ये क्या है? एक सब कॉन्टिनेंट है। देखो ये आपका वर्ल्ड मैप ये रहा। ठीक है, इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। गंदा हो रहा है, मैं साफ नहीं किया है। ठीक है, एक मिनट में आपको उस मार्कर से बताती हूँ। बस 1 ही मिनट का समय लूंगी, आपका ज्यादा नहीं लूंगी कीमती समय। देखो भारतीय उपमहाद्वीप कहाँ से कहाँ तक है, या उपमहाद्वीप कहाँ से कहाँ तक है? देखो ये पूरा यहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, इंडोनेशिया के भी कुछ इलाके और श्रीलंका। ठीक है, ये यहाँ से है। और ये पूरा की पूरा क्या है? एक एरिया है। क्योंकि हमारा जो यहाँ जो पर्वतमाला है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है, सुलेमान की पहाड़ियों से स्टार्ट होती है, पहाड़ी इलाका, पर्वतीय इलाका, और पूरा की पूरा ये हिमालय है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से हिमालय स्टार्ट हो जाता है, हिमालय यहाँ से, और पूरा मिजोरम के पीछे क्या है? म्यांमार, म्यांमार तक पूरा है, ये इस तरह से है। तो ये एक तरह से ऊपर से भी अगर हम देखें, सैटेलाइट तस्वीरों को भी अगर हम देखें तो ये हमें अलग ही दिखाई देता है। इसलिए इस पूरे एरिया को क्या बोला गया है? उपमहाद्वीप बोला गया है। और इसमें किस तरह की सभ्यता चलती थी उसकी बात इस चैप्टर में कही गई है। तो इन्होंने बोला है किस युग के अंत में उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे
प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से उगाए जाने लगे थे। कौन से युग में उगाए जाने लगे थे? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ठीक है, मेसोलिथ में। और कब के? लगभग 12,000 साल पहले, ठीक है, 12,000 साल पहले जब जलवायु परिवर्तन हुए तब भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होने लगा? तब भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार कृषि होने लगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 9, गर्तवास के साक्ष्य किस पुरा स्थल से मिले हैं? किसके मिले हैं? गर्तवास क्या मतलब होता है? गर्त माने होता है गड्ढा, ठीक है, गर्त माने क्या होता है? गड्ढा, वास माने रहना। तो गर्तवास के कहा मिले हैं? बुर्जहुम में मिले हैं, बी है, मेहरगढ़ में मिले हैं, या फिर इन दोनों में मिले हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा पहला। और पहला क्यों हो जाएगा मैं आपको समझाना चाहती हूँ। पहला इसलिए हो जाएगा बुर्जहुम, जो बुर्जहुम है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या है? बर्फ पड़ती है 8 महीने, ठीक है। 4 महीने वहां मौसम ऐसा रहता है जैसा अब मैंने स्वेटर पहन रखा है, मुझे लगा है 10 डिग्री 8 डिग्री ऐसा रहता है। जो ऊंचे इलाके हैं उनमें पूरी साल ही बर्फ रहती है, ठीक है। तो यहाँ लोग कैसे सर्वाइव कर पाते थे? यहाँ के लोग क्या करते थे? अंडरग्राउंड बनाते थे घर, ठीक है, अंडरग्राउंड एक कमरा बनाते थे, उसमें रहते थे। तो जब बर्फ पड़ती है तो वो अंडरग्राउंड उन गुफाओं में, गुफा टाइप की बना रखी थी, उनमें आराम से रहते थे। वहां गर्माई रहती थी, हवा वगैरह नहीं लगती थी, ठीक है। जो हवा चल रही है या जो ठंड पड़ रही है रात को, जो ओस पड़ रही है, उसका उन्हें सामना नहीं करना पड़ता था। उस टाइम के जो आदि मानव लोग थे उनको, तो उन्होंने क्या किया? गुफा टाइप की बनाई, उनमें आराम से रह रहे हैं, उनमें उनको दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है। तो अगर हम गर्तवास की बात करें तो कहाँ मिले हैं? साक्ष्य बुर्जहुम में मिले हैं। बुर्जहुम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और वो ऐसा नीचे गड्ढा बना के क्यों रहते थे? क्योंकि ऊपर से बर्फ पड़ती है तो वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे, तो घर बनाना उनको आता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? नीचे गड्ढा कर लेते हैं। और वहां ये जो परंपराएं हैं वो आज भी हैं। वहां आज भी एक अंडरग्राउंड कमरा बनाया जाता है, ठीक है। जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो वो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, है ना, उसमें आराम से रह लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। और देखो हम थोड़ा जल्दी ही जल्दी चलेंगे, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 1 घंटे में 5 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। और मुझे लग रहा है शायद आधा घंटा अभी तक हो चुका है ना। 1 घंटे में अगर क्योंकि 1 घंटे से ऊपर की अगर वीडियो हो जाती है तो मेरे फोन में अपलोड नहीं हो पाती है, इसीलिए मैं आपको 2 पार्ट में करके ये दे रही हूँ वीडियो, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो मेरे फोन से अपलोड होगी नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस पुरा स्थल में चौकोर या आयताकार घरों के भी अवशेष मिले हैं? कहाँ मिले हैं? पहला है बुर्जहुम में मिले हैं, बी है मेहरगढ़ में मिले हैं, सी है दाउजोलिंग हैंडिंग में मिले हैं, और डी है महागढ़ा में मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेहरगढ़ में मिले हैं चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेहरगढ़ जो जगह है वो कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं? देखो अभी मैंने बताया, ये यहाँ पर आपको मिल गया। ए है पाकिस्तान, बांग्लादेश, बी है मालदीव और श्रीलंका, सी है नेपाल और भूटान, डी है ये सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। जब भी जहां भी भारतीय उपमहाद्वीप की बात आए, ठीक है, जहां भी ये लिखा हो इतिहास में भारतीय उपमहाद्वीप, तो आप समझ जाना केवल भारत की बात नहीं हो रही, इन सब की बात हो रही है। उपमहाद्वीप का मतलब हो गया इन सब की बात हो रही है, ठीक है। उपमहाद्वीप में कौन आएंगे? ये सभी देश आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम राख के साक्ष्य किस पौराणिक स्थल से मिले हैं? राख कहाँ मिली है? राख के साक्ष्य मिले हैं, मतलब लोग उस समय आग जलाना जानते थे, तो राख के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ए है मेहरगढ़ में मिले हैं, बी है कुरनूल की गुफा में मिले हैं। कुरनूल की गुफा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सही आंसर ये है। कोलाडी हवा जो है वो कहाँ है? वो यूपी में है, ठीक है। महागढ़ा भी एक पुरा स्थल है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये कहाँ है, ठीक है। पीडीएफ मैंने आपको दिखा दी है कि कौन सा पुरा स्थल कहाँ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नवपाषाण काल के संबंध में, ठीक है। ए है औजार पॉलिश किए गए थे, बी है औजार पहले से छोटे बनने लगे थे, सी है ओखली और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली और मूसल आप लोग जानते होंगे। ओखली क्या होती है? पहले पत्थर का एक मोटा सा पत्थर लेते थे, उसमें एक छोटा सा गड्ढा कर लेते थे, ठीक है। और इस तरह का कोई, मतलब मैंने ये एक मोटा सा पत्थर है, इसमें ऐसा गड्ढा कर लिया, ठीक है, ऐसे गड्ढा हो गया इसमें। अब मैं क्या करूंगी, ये जो पेंसिल है, मतलब मोटा सा होता था कुछ, ठीक है, मतलब मेरी मुट्ठी जैसा मान लो, मेरी मुट्ठी जैसा हो गया। और इसमें क्या करेंगे हम, अनाज या हल्दी पीसनी है या मिर्च पीसनी है या नमक पीसना है, इसमें भर देंगे और ऊपर से ऐसे करके इसको चोट मारेंगे, ठीक है। जब ऐसे ऐसे इसको कस के मारते थे तो वो उसमें मसाले पिस जाया करते थे, ठीक है, अनाज भी कुट जाया करते थे, चटनी वगैरह बन जाया करती थी। तो जो आज काम मिक्सी करती है,
जो काम आज मिक्सी कर रही है ना, डिक्टो वही काम कौन करता था? ओखली और मूसल करता था। ठीक है, ये हमारे घर में था ओखली और मूसल। ठीक है, और मूसल इतना, मैं जितना दिखा रही हूँ इतना नहीं, मेरे बराबर का एक डंडा होता था, ठीक है, मोटा सा। और जो उसका एरिया होता था, मतलब जो नीचे का जो होता था ना फेस उसका, तो वो काफी चौड़ा होता था, है ना, इतना मोटा कम से कम। उसको ऐसे पकड़ पकड़ के करते थे। कई बार मसालों का ऐड होता है तो उसमें दिखाया जाता है ओखली और मूसल। ठीक है, वो ऐसे करके ऐसे मार मार के वो कोई भी मसाला पीसती हैं महिलाएं, तो उसमें ओखली और मूसल दिखाया जाता है। तो समझ में आ गया ना ओखली और मूसल क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, कि नवपाषाण काल के औजारों का संबंध इन सब से है। औजारों पर वो लोग क्या करने लगे थे? पॉलिश करने लगे थे। ठीक है, और औजारों को पहले से ज्यादा छोटा बनाया जाने लगा था, और ओखली और मूसल का भी वो लोग प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, मिक्सी जो काम करती है 2 मिनट में, वो काम ओखली और मूसल करते थे 2 घंटे में। ठीक है, काम लेट करते थे, लेकिन जो आपने कभी देखा होगा, जो सिलबट्टे पे चटनी बनती थी उसका टेस्ट अलग है, और जो मिक्सी में चटनी बनती है उसका टेस्ट अलग है। तो सिलबट्टे पे चटनी बनती है वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, पता नहीं क्यों टेस्टी लगती है, पर वो बहुत अच्छी लगती है मुकाबले जो मिक्सी में बनती है। और अगर आप जैन जी हैं तो शायद आपने सिलबट्टे की चटनी ना भी खाई हो, है ना, क्योंकि हम लोगों ने खाई है, हम लोग गाँव में रहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आगे के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे चैप्टर नंबर 3 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पाषाण युग में मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजारों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। ए है औजार लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के बनाए जाते थे, बिल्कुल सही है। हड्डी, आपको लग रहा होगा कि अजीब सा हो गया कि हड्डी के हथियार, सॉरी, मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो रहा है। तो हड्डियों के औजार बनाए जाते थे, हाँ, क्योंकि पहले हड्डियां ऐसी नहीं होती थी जैसे तुम्हारी और हमारी है, लकड़ी की तरह कहीं भी गिर गए टूट गई, है ना, बेड पे से गिर गए हड्डी टूट गई, वैसी नहीं थी, हड्डियां थी मजबूत। ठीक है, हड्डियों के वो हथियार बनाते थे, डंडा टाइप का बना लिया, किसी का हाथ टूट, मतलब कोई मर गया और उसका हाथ से निकाल लिया, और वो क्या काम कर रहा है? वो डंडे का काम कर रहा है। ठीक है, अलग अलग चीजें बनाते थे, धनुष वगैरह भी बनाते थे हड्डियों का। तो इस तरह से हड्डियों से क्या बना लेते थे? वो औजार बना लेते थे, है ना। लकड़ियों से बना लेते थे, लकड़ियों का तो देखो सबको पता ही होगा, लकड़ियों का, पेड़ पे लकड़ी होती है, उनके औजार बनाने तो सबसे ही आसान है। नेक्स्ट है बी, हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे, ठीक है, लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है सी, जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को कार्यस्थल बोलते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन याद रखना। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उनको कार्यस्थल, जैसे आज हम फैक्ट्री बोलते हैं ना, कि फैक्ट्री में ये चीज बनी है, उस समय फैक्ट्री को क्या बोला गया है? कार्यस्थल। ठीक है, जहां पर कार्य किया जा रहा है। डी है, कुछ हथियार तेज धारदार भी होते थे जो लकड़ियां और मांस काटने के काम आते थे। देखो, तेज धारदार हथियार नहीं होते थे, क्यों नहीं होते थे? क्योंकि उस समय मशीनों का प्रयोग नहीं था इतना ज्यादा उन्होंने विकास नहीं किया था। ठीक है, इतना ज्यादा उनको विज्ञान का ज्ञान नहीं था, तो तेज धार वाले हथियार नहीं होते थे। ठीक है, आजकल जो चक्कू होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, पहले नहीं होती थी। जब पहिए का आविष्कार होने लगा तब चीजें चेंज हुई, क्योंकि फिर वो उन्होंने ऊर्जा बनानी शुरू कर दी, तो बहुत सारी चीजें बनाने लगे थे, लेकिन उससे पहले नहीं होती थी। ठीक है, तो जो गलत है वो हो जाएगा डी, कि कुछ हथियार तेज धार वाले थे, तो तेज धार वाले नहीं थे। ठीक है, जो लकड़ियां और मांस को काटने के काम आते थे। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि जो नॉन वेज काटते हैं उस तरह के चक्कू वगैरह बना लिए होंगे, तो वो जो चीज है वो बहुत आगे वाली है। ठीक है, और यहाँ क्या बोला है? पाषाण युग। पाषाण युग कौन सा था? पत्थरों का युग था। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल या लघु पाषाण काल, ठीक है, या नव पाषाण काल, तब तक तेज धार हथियार नहीं बनते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर नंबर कौन सा देख रहे हैं? 3। नेक्स्ट हम देख रहे हैं चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर, यानी कि जब सभ्यताएं पनपी तो किस तरह से शहरों का विकास हुआ, ठीक है, नगरों का विकास हुआ, वो हम इस चैप्टर के एमसीक्यू में देखेंगे। और भाई जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो क्वेश्चन नंबर है 1, सिंधु सभ्यता लगभग कितनी पुरानी है, कितने वर्ष पुरानी है? ए है 4700 वर्ष पुरानी है, बी है 4500 वर्ष पुरानी है, सी है 5000 वर्ष पुरानी है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता जो है वो कितनी पुरानी है? वो है 4700 वर्ष पुरानी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, अग्निकुंड के साक्ष्य किस आरंभिक नगर से मिले हैं?
ए है कालीबंगा और लोथल से मिले हैं, बी है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, सी है राखीगढ़ी और धोलावीरा से भी मिले हैं, और डी है ये सभी। तो सेकंड का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, कहाँ कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा और लोथल। लोथल कहाँ है? लोथल है आपका गुजरात में। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है आपका राजस्थान में। कालीबंगा को आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपने कभी राजस्थानी महिलाएं देखी होंगी, बड़ी बड़ी चूड़ियां पहन के रहती हैं, इधर भी इधर भी। ठीक है, उनके कल्चर में बड़ी बड़ी चूड़ियां पहन के रहते हैं। ठीक है, और लॉजिक ये है कि जो पहले की जो राजपूत महिलाएं थी, ठीक है, जो राजस्थान की महिलाएं थी, वो राजाओं के साथ रानियां भी युद्ध भूमि में जाया करती थी। ठीक है, तो लड़कियां भी पूरी तरह से युद्ध में पार्टिसिपेट करती थी और भाग लेती थी। तो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या पहनती थी? बड़ी बड़ी चूड़ियां पहनती थी, ताकि कोई तलवार मारे तो उनके ना लगे। ठीक है, उनके कटे फटे ना, इसलिए। ठीक है, इसलिए वो गले में भी मोटा सा ऐसा पहनती थी। तो वो उनका कल्चर बन गया, क्योंकि वो युद्ध लड़ती थी। ठीक है, तो वहां से आप याद रख सकते हो कि काली बंगा, बंगा मतलब बड़े बड़े बैंगल्स पहनती हैं। ठीक है, बैंगल्स माने चूड़ियां, इंग्लिश में बैंगल्स बोलते हैं उसको। तो बैंगल्स, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि काली चूड़ियां या काले बैंगल्स जो पहनती हैं वो कहाँ है? राजस्थान में। तो ये जो स्थान है वो कहाँ है? राजस्थान में। लोथल आप सबको पता है और होना चाहिए, ये गुजरात में है। और ये क्या था? एक तरह से ये बंदरगाह था, जहां से व्यापार के लिए सामान लोड होके कहा जाता था? रोम जाता था। ठीक है, और देखो हम इन सबको एक बार ही देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, एक बार ही मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो ये आपकी बुक में ही एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहा है आपको चोहंदड़ो। चोहंदड़ो कहाँ है? देखो आज के पाकिस्तान में है। देखो इसमें भारत की जो सीमा है वो ठीक से बताई हुई नहीं है, क्योंकि ये मिक्सअप दे रखा है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या है, यहाँ पे लगभग लगभग इस तरह से हमारा, इस तरह से होगा। ठीक है, हमारा राजस्थान है ना? जो सिंधु नदी है वो राजस्थान के उधर साइड है, यानी कि पाकिस्तान में है ये सिंधु नदी। ठीक है, ये हमारा राजस्थान हो गया। और यहाँ के लगभग लगभग हमारा क्या है, ये यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है। झेलम नदी वहां से गई है और बाद में सिंधु नदी से मिल जाती है। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये आपको कौन सा एरिया दिख रहा है? ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेके, ठीक है, जम्मू कश्मीर मतलब लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब। ठीक है, देखो पंजाब का नाम पंजाब क्यों है? पंजाब मतलब 5 नदियों का प्रदेश। ठीक है, तो पंजाब में कितनी नदियां थी? 5। तो पंजाब हमारी तरफ भी है और पाकिस्तान की तरफ भी है। ठीक है, तो उसका नाम पंजाब था, तो आधा पंजाब उधर चला गया, आधा इधर हो गया। ठीक है, तो ये जो इलाका है, मतलब ये छोटा सा जो इलाका है, ये पंजाब का है और ये राजस्थान का है। अब आप समझ पा रहे हैं, आपको पता चल रहा है ना कि कौन सा एरिया कहाँ का है। तो आप ऐसे आप याद कर लीजिए। अगर हम बात करें चोहंदड़ो की, तो वो जो पूरा स्थल है वो कहाँ मिला है? वो मिला है पाकिस्तान में। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो कालीबंगा और राखीगढ़ी के बारे में पूछा जाता है। ये कालीबंगा जो है ये आपका किसमें है? ये आपका राजस्थान में है। राखीगढ़ी भी आपका कहाँ है? देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये है राखीगढ़ी, तो ये है आपका हरियाणा में। ठीक है, धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। धौलावीरा में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा है गुजरात में। ठीक है, सुरकोतदा जो है वो है आपका गुजरात में। और देखो लोथल यहाँ है। लोथल कहाँ है? ये जो बंगाल अरब सागर से जो मिल रहा है एरिया गुजरात का। ठीक है, जो खंबात की खाड़ी है। ठीक है, कहाँ? खंबात की खाड़ी में, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था ये लोथल। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं ना कौन सा कहाँ था? अब देखो कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको चित्र में समझा दिया, एनसीईआरटी में ये चित्र दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, तो इसका मैंने आपको बता दिया कौन सा, लोथल और कालीबंगा। यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर मिले हैं अग्निकुंड के साक्ष्य, यानी कि हवन टाइप का होता था, अग्निकुंड बने हुए हैं, वहां हवन होता था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, महान स्नानागार, यानी कि एक बड़ा सा स्विमिंग पूल मिला है। ठीक है, महान स्नानागार मतलब जहां पर सामूहिक रूप से नहाते होंगे। ठीक है, सामूहिक रूप से मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, गंगा नहान पे स्नान करने जाते हैं गंगा जी में, इस तरह का। तो उन्होंने क्या कर रखा था? एक बड़ा सा पुल बना रखा था, और उसे देख के ऐसा लग रहा है कि किसी एक सिंगल व्यक्ति का नहीं था। ठीक है, वो बहुत सारे लोगों के लिए बनाया गया होगा कि मतलब 1500 लोग एक साथ स्नान कर सकें। ठीक है, इस तरह का बनाया गया था। तो ये कहाँ मिला है? ए है कालीबंगा में मिला है, बी है मोहनजोदाड़ो में मिला है, सी है चोहंदड़ो में मिला है, और डी है लोथल में मिला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहन जोदड़ो में मिला है। कहीं कहीं मोहन जोदाड़ो भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं मोहन जोदड़ो लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग अलग तो नहीं है, अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर है 4, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, आयत किया गया सामान।
देखो, ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं कि उस समय का जो भारत था, ठीक है, पाकिस्तान हमारे में ही था उस समय जब खुदाई हुई, तो उस समय जो भारत था उसका व्यापार कहाँ से होता था, बहुत सारे देशों से होता था, जैसे ईरान से होता था, अफगानिस्तान से होता था, ठीक है, गुजरात, ये कर्नाटक, ये सब। तो कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि कौन सा सामान कहाँ से आयात किया जाता था, मतलब कौन सा सामान कहाँ मिलता था और बेचा जाता था। ठीक है, तो आपको ये पता लगाना है कि कौन सा सामान कहाँ मिलता था। तो हम देख रहे हैं नंबर 1 पे है तावा। देखो तावा कहाँ मिलता है, आज भी हमारे भारत में राजस्थान में मिलता है। ठीक है, तावा कहाँ मिलता है हमारे भारत में, राजस्थान में मिलता है। नेक्स्ट है टीन। तो टीन कहाँ से मिलता था, ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक है, नेक्स्ट है सोना। सोना आज भी सोने की खाने कहाँ है हमारे भारत में, कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुमूल्य पत्थर। ठीक है, अच्छा पत्थर, तो हमारे यहाँ जो हीरे का काम है, ठीक है, पूरे भारत में हीरे की जो कटिंग होती है, हीरे का जो काम होता है वो कहाँ होता है, गुजरात में। और हीरा क्या है, हीरा एक तरह का पत्थर ही होता है। ठीक है, आप जिस डायमंड को आप देखते हो, जिस हीरे को आप देखते हो, आपको लगता होगा कि ऐसे ही मिलता है खान में, नहीं, ये खान में से एक पत्थर के रूप में मिलता है। ठीक है, कोई भी आकृति हो सकती है इसकी, और जब इसकी कटिंग करी जाती है तब ये चमकने लगता है। ठीक है, जितनी ज्यादा कटिंग होती है उतनी ज्यादा उसमें चमक हो जाती है पत्थर में, लेकिन होता ये पत्थर ही है। अगर आप कोई भी डायमंड खरीदे, ठीक है, और आप पहने उसको, मान लो मैंने जो ये पहन रखी है नोज पिन, उसमें डायमंड है, अब मुझे इसके डायमंड बेच के पैसे लेने हैं, तो मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो डायमंड के जो रेट है हमेशा कम होते चले जाते हैं, डायमंड की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि डायमंड एक तरह का क्या है, पत्थर है, इसको पिघलाकर दोबारा कुछ नहीं करा जा सकता है। ठीक है, अब ये इतना छोटा डायमंड है, इसकी कटिंग करने में इतने पैसे लग जाएंगे कि दोबारा इसकी कोई कटिंग करेगा नहीं, करवाएगा नहीं, है ना। तो क्या होता है, ये पत्थर है, घिस जाता है, बेकार हो जाता है, इसलिए डायमंड की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप सोना खरीदें, और प्योर सोना खरीदें। ठीक है, वैसे तो सोना बहुत महंगा हो रहा है, लेकिन अगर खरीदना है तो प्योर सोना खरीदें, है ना। और सभी लड़कियों से अपील है कि सोने चांदी की चीजें ज्यादा ना पहने, घर की बर्बादी है उससे, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हद से हद आप नाक में और कानों में पहन सकते हैं, बहुत ज्यादा सोना नहीं पहनना चाहिए। एक तो पैसे की बर्बादी, आपको पता नहीं है सुनार कितना मिला रहा है कितना नहीं मिला रहा। दूसरा क्या है कि इससे चोरों को भी मोटिवेशन मिलता है चोरी करने का, तो इसलिए चोरों को मोटिवेशन ना दें और ज्यादा गहने पहनकर ना रहें। ठीक है, और इन्वेस्ट के हिसाब से अगर आपको सोना खरीदना है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास पैसे हो तो सोने के 1-2 सिक्के खरीद ले, ताकि भविष्य में उसको बेचकर भी आप पैसे ले सकें। ठीक है, तो ये जो इसका 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आपने देखा कि कौन सी चीज कहाँ मिलती है, और ना केवल ये तब मिलती थी, आज भी अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात से जो माल है, जो बहुमूल्य पत्थर है, वो बेचा जाता है विदेशों को। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोग नहीं करते थे। कौन सी धातु थी जिसके बारे में सिंधु सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी। ठीक है, ए है सोना और चांदी, इसके बारे में जानकारी थी। बी है तांबा, तांबे के बारे में जानकारी थी। सी है कांसा, कांसे के बारे में जानकारी थी, लेकिन लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि लोहा जो है वो कहाँ है, वो है आपके छत्तीसगढ़ में मिले हैं लोहे की खाने। ठीक है, वो आपके झारखंड में मिली है लोहे की खाने। तो उनकी जो सभ्यता चल रही थी वो कहाँ चल रही थी, वो गुजरात के आसपास चल रही थी, जहां नदियां थी, क्योंकि कोई भी लोग रहेंगे पानी के आसपास ही रहेंगे ना, तो नदियों के आसपास रह रहे थे वो लोग। ठीक है, तो वो उधर वाले भारत में गए नहीं। ठीक है, बाद में जब बसावट हुई, बाद में फिर लोहे का आविष्कार हुआ, बाद में चीजें पता चली, तो कोई भी बर्तन, कोई भी कील, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे हमें ये पता चलता कि यहाँ के लोगों को लोहे का आविष्कार था या नहीं, क्योंकि लोहा एक मजबूत चीज है, चल सकता है कई कई सौ साल तक, हजारियों साल तक। अगर अच्छी क्वालिटी का लोहा है तो उसमें जंग भी नहीं लगती है। ठीक है, मेहरौली में खड़ा हुआ है ना, दिल्ली के मेहरौली में वो लोहे का स्तंभ, चैप्टर 9 में दे रखा है एनसीईआरटी की में, ठीक है, इसी बुक की में, तो उसमें जंग नहीं लगी है। तो अच्छी क्वालिटी के लोहे में जंग नहीं लगती है, जो लेकिन लोहे के कहीं भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग लोहा नहीं जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। मोहनजोदड़ो के विषय में कौन सा कथन गलत है। मोहनजोदड़ो के विषय में कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। ए है इसका अर्थ है मृतकों का टीला, बिल्कुल सही है। बी है यह पुरातत्व स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सी है यहाँ पर सबसे विशाल स्नानागार मिला है, बिल्कुल ठीक है। डी है यहाँ पर विशाल अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो में अग्निकुंड के साक्ष्य नहीं मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदड़ो जो में मिले हैं स्नानागार, ठीक है, जहां पर नहाते थे। ठीक है, स्नान बात करने का सिस्टम मिला है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो सीटेट में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और टीजीटी बीजीटी में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि इन्होंने ये दे रखे हैं। ठीक है,
कई इन तीनों मतलब इनमें से 3 ऐसे होंगे जिनके सही जोड़े होंगे। जैसे कोट डाक का क्या है, गुजरात, ठीक है। इस तरह से 3 का तो मिल रहा होगा कि वो सही सही लिखा होगा, कोई एक होगा जो सुमिलित नहीं कर रहा होगा। इस तरह का क्वेश्चन सीटेट में भी आ रखा है, टीजीटी पीजीटी में भी मैंने कई बार देखा है, और ये नया पैटर्न है, ठीक है। अभी 1-2 साल से ये पैटर्न स्टार्ट हुआ है। तो इसमें आपको पता लगाना है कि कौन सा सुमिलित नहीं कर रहा है ना। तो पहले पहले का है सुकोटदा, ये कहाँ है, गुजरात में, बिल्कुल सही है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, ये कहाँ है, पाकिस्तान में, बिल्कुल सही है। तीसरा है लोथल, गुजरात में, बिल्कुल सही है, ये सब मैंने आपको बताया। चौथा है चोहुंदड़ो, हरियाणा में। चोहुंदड़ो हरियाणा में नहीं है, चोहुंदड़ो कहाँ है, चोहुंदड़ो भी पाकिस्तान में है। हरियाणा में कौन सा है, धौलावीरा है, सॉरी धौलावीरा नहीं है, राखीगढ़ी है, ठीक है। हरियाणा में कौन सा है, राखीगढ़ी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला गलत था, इसका जो गलत था चौथा वाला, ठीक है। डी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। कौन सा सुमेलित नहीं है, पहला है धौलावीरा, ये कहाँ है, धौलावीरा गुजरात में है, बिल्कुल सही है। सुकोटदा, ये कहाँ है, राजस्थान में। तो इसका जो बी वाला है ये वाला गलत है, ठीक है। और ये कहाँ है सुकोटदा, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने बता दिया, मैप भी दिखा दिया, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में, बिल्कुल सही है। और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, ये भी बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है, सुकोटदा है, राजस्थान में नहीं है, कहाँ है, गुजरात में। मैं ही बता देती हूँ, आप लोग नहीं मेहनत करोगे, है ना, मुझे पता है। दूसरा वाला इसका सही है, मतलब बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता भारत की नहीं है, भारत में कौन सी नहीं है। तो देखो चोहुंदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, तो ये सभी कहाँ है, पाकिस्तान में। कौन सी सभ्यता भारत की नहीं है, ये सभी सभ्यता भारत की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा से प्राप्त नगरों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, नगरों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। ए है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल में विशाल अग्निकुंड मिले हैं। बी है हड़प्पा नगर भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान व हरियाणा में मिले हैं। देखो हड़प्पा नगर या सिंधु सभ्यता एक ही बात है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। कई सारे जो लोग हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हड़प्पा अलग है और सिंधु सभ्यता अलग है। नहीं, हड़प्पा सिंधु सभ्यता एक ही है। सिंधु सभ्यता इसलिए बोला गया है क्योंकि सिंधु मेन नदी थी, ठीक है। बाकी सारी नदी कैसी थी, सहायक नदियां हैं, ठीक है। आज भी हैं सहायक नदियां हैं बाकी सारी नदी, और सिंधु नदी जो है वो मेन नदी है। तो सिंधु के आसपास बसी हुई थी ये सभ्यता, इसलिए इसको बोला गया है सिंधु सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक ही बात है। तो इसका देखो इन्होंने गलत वाला पूछा है, ठीक है। तो ये जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल में विशाल अग्निकुंड के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कहाँ कहाँ अग्निकुंड नहीं मिला है, देखो कालीबंगा में मिला है और ये आपका लोथल में मिला है, ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में अग्निकुंड के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। ये तो गलत हो गया। अब सही वाले भी देख लीजिए, क्योंकि उल्टा भी तो पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन। बी है हड़प्पा नगर भारत में पंजाब, गुजरात और राजस्थान व हरियाणा में मिले हैं, बिल्कुल सही है। सी है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में बड़े बड़े भंडागार मिले हैं, भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह का क्या मतलब होता है, जहां पर अनाज को संचित करके रखा जाता है, ठीक है। यानी कि अनाज को जहां स्टोर करके रखा जाता है, जहां पर गेहूं की, मक्का की, ये सारी जो फसलें हैं वहां पर रखी जाती हैं स्टोर करके, बाद में खाने के लिए काम आएंगी। तो भंडार गृह जो है वो मिले हैं। डी है सिंधु सभ्यता से पत्थर के बाट, ठीक है। बाट मतलब समझ रहे हो, पहले देखो अब तो डिजिटल चल रहा है सारा सिस्टम, तराजू वगैरह। पहले क्या होता था, जो तराजू है वो ऐसे एक एक तरफ बाट रखे होते थे, एक तरफ सामान, और एक डंडा सा होता था, और वो जब स्थिर हो जाए तो समझ लो कि बराबर वजन है, ठीक है। ऐसे तोलते थे पहले, है ना। तो पहले क्या होते थे, बाट होते थे। तो सिंधु सभ्यता से पत्थर के बाट भी मिले हैं, मोहरे तांबे के उपकरण भी मिले हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला, पहला ही वाला जो है वो गलत है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है। ए है मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े व चांदी का फूलदान मिला है, जिससे ये सबूत मिलता है कि चांदी के बारे में इन लोगों को पता था, ठीक है। कुछ कुछ चीजें मिलेंगी जब तो पता चलेगा हमें। बी है मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। सी है मेहरगढ़ से फ्यांसी से बनी तकलियां मिली हैं। फ्यांसी क्या थी, फ्यांसी एक एक ऐसी टेक्निक उन्होंने बनाई थी उन लोगों ने, जो यहाँ की सभ्यता के लोग थे, कि जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ की में जो गोंद सा निकलता है, ठीक है, पेड़ की गोंद को लेकर, आपने शायद नहीं देखे होंगे इस तरह के, नीम नीम के पेड़ पे भी आप कुछ मारेंगे ना तो उसमें कुछ क्या निकलेगा, गोंद जैसा निकलेगा, है ना। तो उस पेड़ में से जो एक तरल पदार्थ निकलता है उसको गोंद बोलते हैं। गोंद के लड्डू भी खाते हो ना आप, वो पेड़ का ही होता है, ठीक है।
तो एक लिक्विड से निकल जाता है और बाद में वो जम जाता है और ठोस हो जाता है। तो वो लोग क्या करते थे, पेड़ के उस लिक्विड से को निकालते थे, उसमें जो अच्छे पत्थर होते थे ना, सुंदर से चमकीले से, उन पत्थरों को ऐसे छोटे छोटे तोड़ लेते थे, ठीक है, और उसको मिलाते मिलाते थे, ठीक है, उसके साथ गोंद के साथ मिला देते थे। गोंद कुछ घंटों में सूख जाती है, ठीक है, तो गोंद के साथ मिलाते थे। अब गोंद में से क्या है, चमकदार पत्थरों की चमक आती थी, है ना, और फिर उसको कोई भी आभूषण का शेप दे देते थे, जैसे गले का कुछ बना लिया, है ना, हाथों की चूड़ियां बन गई उसकी, एक तरह से बिल्कुल ऐसे बनाई जाती थी जैसे किले की बनाई जाती है ना, किले मिट्टी से जो बच्चे खेलते हैं उसका बन जाता है। थोड़े टाइम बाद उसको सुखा दो, सूख के वो फिर उसको यूज कर सकते हैं। तो किले वाली चीज तो हल्की फुल्की होती है, ऐसे टूट जाती है, लेकिन वो काम जो था वो स्ट्रांग था, वो कभी टूटता नहीं था, ठीक है। जो गोंद होती है वो सख्त होती है ना, तो उनको पता होगा किस तरह से चीजें करनी थी, तो उसको बोला गया फ्यांस, ठीक है। फ्यांस किसको बोला गया, समझ में आ गया ना, गोंद में छोटा छोटा पत्थर तोड़ के और उसको मिक्स करके उसके आभूषण बनाए जाते थे, उसके बहुमूल्य बर्तन वगैरह जो भी चीजें उनको बनानी होती थी वो बना लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट है डी, धौलावीरा में बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। बंदरगाह यानी कि जहां पानी के जहाज ठहरते हैं, ठीक है, विश्राम करते हैं, ठहरते हैं, खड़े होते हैं। तो इसका जो गलत वाला था वो हमें देखना था, गलत वाला कौन सा था, डी। धौलावीरा में नहीं मिले ये बंदरगाह, बंदरगाह कहाँ मिला है, लोथल में, कहाँ मिला है, लोथल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी फसल उगाते थे, कौन कौन सी फसल उगाते थे। ए है गेहूं, जौ, धान, देखो इन तीनों के जो साक्ष्य मिले हैं वो गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियों में मिले हैं, ठीक है। बी है दालें, मटर उगाते थे। सी है तिलहन और सरसों उगाते थे। डी है ये सभी उगाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इन सभी फसलों को वो उगाते थे। तिल और सरसों मेनली कहाँ उगाया जाता था, राजस्थान वाले इलाके में उगाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, और आज भी जो तिलहन है, तिल यानी कि जिन चीजों का तेल हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं, और किस किस का तेल, सोयाबीन का, मोटे जो अनाज होते हैं उस तरह के कहाँ उगते हैं, राजस्थान में। नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा के लोग कौन सा जानवर नहीं पालते थे, कौन सा जानवर नहीं पालते थे, गाय नहीं पालते थे, भैंस नहीं पालते थे, भेड़ नहीं पालते थे, कुत्ता नहीं पालते थे। तो ये लोग क्या नहीं पालते थे, कुत्ता नहीं पालते थे। और अगर मैं बात करूं सबसे पहले जो पशु पाला गया था दूध के लिए, तो वो पाली गई थी भेड़, ठीक है। सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया था दूध के लिए, भेड़ पाली गई थी, क्योंकि भेड़ छोटी होती है, काबू करना उसको आसान होता है, बांधना भी आसान होता है। फिर बाद में धीरे धीरे गाय, और गाय के बाद में भैंस बांधी जाने लगी दूध के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में जो कथन गलत है वो आपको बताना है। गलत गलत वाले ज्यादा इसलिए डाले हैं क्योंकि मैंने प्रीवियस पेपर उठा के देखे, उसमें गलत ही ज्यादा पूछा है, ठीक है। पहला रीजन ये है, गलत का मतलब होता है कि आप 3 सही है, 1 छांटना है, ठीक है। सही का मतलब होता है 3 गलत है, 1 सही है। तो जो 3 गलत है, 1 सही है, उसमें छांटना आसान होता है। गलत वाला जो होता है ये ज्यादा टफ होता है, तो एग्जाम में आजकल यही पूछा जा रहा है। तो इस तरह के ही क्वेश्चन मैंने ज्यादा डाले हैं ताकि आपको आसानी रहे एग्जाम में। जब आप यहाँ टफ कर लेंगे तो कोई भी आप एग्जाम में बैठेंगे वहां इजी रहेगा आपके लिए। ए है धौलावीरा नगरों को 3 भागों में बांटा गया था, बिल्कुल सही है। बी है हड़प्पा के ज्यादातर शहरों को 2 भागों में बांटा गया था, बिल्कुल सही है। सी है धौलावीरा, देखो 2 भागों में बांटा गया मतलब कुछ लोग ऊपर वाले भाग में रहते थे, कुछ लोग नीचे वाले भाग में रहते थे, 2 भागों में, ठीक है। ऐसा लग रहा है सभ्यता को देख के कि कुछ लोग जो कमजोर टाइप के लोग रहते होंगे तो उनको अलग रखते होंगे, कुछ लोग स्ट्रांग होते होंगे तो उनको अलग रखते होंगे कि भाई ये शक्तिशाली लोग हैं, या फिर उनके यहाँ भी जात पात चलती होगी, हो सकता है, मतलब हमें थोड़ी ना पता है। या उनके यहाँ भी ऐसा होता होगा कि इस स्कूल के लोग इधर रहेंगे, उस स्कूल के लोग इधर रहेंगे, तो इस तरह की जो चीजें थी तब भी चलती होंगी, तो 2-2 भागों में बांटे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है धौलावीरा में हड़प्पा लिपि के अभिलेख मिले हैं, और ये जो लिपि है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। डी है खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे धौलावीरा बसा है। तो जो साबरमती नदी है वो खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा, कौन सा, 14 का डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से कारण हड़प्पा सभ्यता के अंत के, कौन से कारण हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण हैं, मतलब कौन से कारण हैं जिनसे हम ये सोच सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। ए है नदी सूख गई होंगी, उन्हें पानी नहीं मिला तो प्यासे ही मर गए वो, ठीक है, बिना पानी के तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता। बी है जंगलों का विनाश हो गया होगा, या ऐसा हुआ होगा कि बहुत दिन तक बारिश ना हुई होगी
नदियां भी सूख गई होंगी, पेड़ पौधे सब सूख गए होंगे, और जब खाने का सामान ही खत्म हो गया तो आदमी भी मर गए होंगे। ठीक है, या फिर जंगलों में आग लग गई होगी। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया होगा कि जंगल खत्म हो गए तो आदमी भी खत्म हो गए, क्योंकि खाएंगे क्या, उनको कुछ आता नहीं होगा करना काम। सी है, इन नगरों में बाढ़ आ गई होगी, या फिर ऐसा हुआ होगा कि सारी नदी उफान पे आ गई होंगी, एक साथ बाढ़ आ गई, क्योंकि ये सारे जितने भी शहर मिले हैं, जितने भी नगर मिले हैं, वो ज्यादातर नदियों के आसपास बसे हुए थे। तो जब नदियों में बाढ़ आई होगी तो ये सारे के सारे लोग बह गए होंगे, डूब गए होंगे, जो भी हुआ होगा इनके साथ। तो ये ऐसा क्यास लगाया जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा सही, कि ऐसा कुछ हुआ हो सकता है। ठीक है, और क्यास ही लगाए जा रहे हैं, हम इसके फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते कभी भी, क्योंकि वो लोग जिंदा नहीं है, वो बता नहीं सकते कि उनके साथ क्या हुआ था, कि पूरा की पूरा सब कुछ खत्म हो गया। और ये भी हो सकता है कि ये लोग यहाँ इस स्थान को छोड़कर कहीं और भी जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ कुछ दिक्कत चल रही हो तो इस सबको छोड़ के वो कहीं और चले गए हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। या फिर ऐसा हुआ हो कोरोना जैसी कोई महामारी आई हो, इन लोगों को पता ही ना हो कि उनकी दवाई क्या होती है, और ये सब मर गए हो। ठीक है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ हुआ होगा। ये है हड़प्पा नगरों में लिपिक और शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक कौन होते हैं, लेखक। ठीक है, जो लिखते हैं, जो इतिहास लिखते हैं, जो बहुत सारी चीजें लिखती हैं जो बाद में काम आएंगी। तो पहले सब पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, राज्य में कुछ ही लोग लिखना जानते थे, तो जो लिखना जानते थे, जो पढ़ना जानते थे, उनको बोलते थे लिपिक। ठीक है, जो लिखते थे। ठीक है, शिल्पकार कौन होते हैं, शिल्पकार होते हैं चीजों को बनाने वाले, एक तरह से आप इंजीनियर मान सकते हैं, जैसे बर्तन बनाने वाले, कोई फर्नीचर बनाने वाले, इस तरह के। ठीक है, कुछ चीजें बनाने वाले, ठीक है, घर बनाने वाले, उनको बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, शिल्पकार बना भी रहते थे। भी है, कुछ विशेष कार्य करने के लिए मोहरों का इस्तेमाल भी किया जाता था। देखो बहुत सारी मोहरों के भी साक्ष्य मिले हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि मोहरें चलती थी, यानी कि पैसे वैसे का भी उन्होंने आविष्कार कर लिया था, कि मोहरों के रूप में, जैसे अब हम पैसे सिक्का चलाते हैं ना, 10 का 20 का जो सिक्का चलाते हैं, उस टाइम पे वो मोहर चलाते थे, इसका मतलब वो पैसे के बारे में भी जानते थे होंगे। सी है, यहाँ के धनी लोग सोने की मोहर बनवाते थे। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ के धनी लोग सोने की मोहर बनवाते थे, है ना, ये तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि लोग जिंदा नहीं है, बताएगा कौन। डी है, इन नगरों में घर 1 या 2 मंजिल के होते थे। देखो कई कई सारी जगह बिल्डिंग मिली है, जिससे ये पता चलता है कि 2 मंजिल तक भी ये घर बनाते थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और प्लीज शेयर कर देना वीडियो को, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो प्लीज आप भी कीजिए। ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले हाथ से लिखे हैं, बुक में से हाथ से लिखे हैं, कुछ प्रीवियस पेपर से लिए हैं, और उसके बाद ये मैंने टाइप करी है बैठ के। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज थोड़ा सा एफर्ट आप भी दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना। ठीक है, आपका एक शेयर मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं पिछले कई साल से पढ़ा रही हूँ और व्यूज इतने आते ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 17, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में मनकों का निर्माण किस पत्थर से किया जाता था। मन के क्या होते हैं, मोती। ठीक है, मोती जिनसे हम माला बनाते हैं, जो कुंडलों में या इयरिंग्स में लगे होते हैं, कंगन भी पहनते हैं हम, बहुत सारी चीजें मनकों की होती है। ठीक है, तो मनकों का निर्माण किस पत्थर से किया जाता था। ए है कार्नियल पत्थर से, बी है लाल पत्थर से, सी है लजावर्त पत्थर से, और डी है फ्यांस से। तो फ्यांस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, फ्यांस क्या चीज है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, इससे किया जाता था। और लाल पत्थर के क्या बनाए जाते थे, शायद बाट बनाए जाते थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर है 18, हड़प्पा सभ्यता में बाट बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ए है लाल पत्थर का, बी है सुलेमानी पत्थर का, सी है चार्ट पत्थर का, डी है कार्नियल पत्थर का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, चार्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था बाट के लिए। ठीक है, बाट मतलब आप समझ रहे हैं ना, कोई भी सामान तोलने के लिए जो प्रयोग किया जाता था उसको बोलते हैं बाट, है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, इस शहर में कपास की खेती कितने वर्ष पहले होती थी। कुछ कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो उनसे क्या पता चलता है कि कितने वर्ष पहले के हैं वो, कि कितने वर्ष पहले इस तरह की खेती होती होगी। तो ये होती थी 7,000 वर्ष पूर्व। कितने हजार वर्ष पूर्व, 7,000 वर्ष पूर्व। अभी मैं आपको शॉर्ट नोट भी दिखाने वाली हूँ, जो मैंने नोट किए हैं आपकी एनसीईआरटी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो आपको अच्छे से करना ही है। ठीक है, उनको याद करना है अच्छे से, ताकि किसी भी एग्जाम में आप बैठे तो वो आपको याद रहे, है ना। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ था। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था। ए है रावी नदी के किनारे, बी है सतलुज नदी के किनारे, सी है झेलम नदी के किनारे, डी है चिनाब नदी के किनारे।
तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। झेलम जो नदी है वो जम्मू कश्मीर में बहती है, मैंने देखी है, बहुत खतरनाक नदी है। इस नदी की जो गहराई है कई जगह 50 फीट 100 फीट तक गहरी है, ठीक है। और जब पानी उबलता हुआ आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा डर लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा लगता है कि मौत बिल्कुल सामने खड़ी है। अगर गलती से भी पैर फिसल गया और चले गए तो दुनिया का कोई इंसान नहीं है, कोई गोताखोर नहीं है जो आपको बचा सकता है। अगर आपके पीछे भी गोताखोर खड़ा है ना और आप गलती से गिर गए तब भी वो आपको नहीं बचा सकता, इतना भयानक पानी है झेलम नदी का। ऐसे होता रहता है, मतलब बहुत ही खतरनाक लगता है देखने में एकदम। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी तैयार करे हैं इस चैप्टर के भी, तो वो हम देख लेते हैं जरा सा एक बार। कहाँ ये रही, देखो इसमें है हड़प्पा का संबंध किससे है, पाकिस्तान में मिले हैं। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ी राजस्थान में है। गावेरी वाला ये है दक्षिण पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है। मैंने आपको बताया ना जो ये पाकिस्तान और भारत दोनों में आता है पंजाब, है ना। पंजाब काफी बड़ा था, बाद में कट गया, आधा पंजाब उधर चला गया, आधा पंजाब इधर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है सुरकोटहा, सोत का कोहा, ठीक है। तो ये कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, है ना। नेक्स्ट है चुहुंदड़ो, ये है सिंध प्रांत पाकिस्तान में। नेक्स्ट है धोलावीरा, ये कहाँ है, कच्छ गुजरात में। 9 है सुरकोटदा, ये है भुज गुजरात में। और नेक्स्ट है लोथल, ये है अहमदाबाद के गुजरात में, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब, ठीक है। इसके बारे में हम विस्तार से आज देखेंगे। और मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूं ये बात कि ये जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, एमसीक्यू करा रही हूँ, ये पुरानी बुक से करा रही हूँ, नई बुक से नहीं करा रही हूँ, क्योंकि नई बुक में कम चैप्टर्स है, पुरानी बुक में ज्यादा चैप्टर्स है। आप पुरानी बुक ही ले लीजिए, कुछ चैप्टर जो नई बुक है उसमें काट दिए गए हैं। जैसे पहले 10 थे तो अब हिस्ट्री के 3-4 ही रख लिए हैं उन्होंने, ठीक है। तो पुरानी बुक खरीदने में ही फायदा है, क्योंकि एग्जाम में पुरानी बुक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पुरानी बुक ही खरीदनी है। और चैप्टर्स के नाम आप देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू करने हैं। और अगर आप नई बुक का कहोगे तो मैं नई बुक के भी एमसीक्यू करा दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन मतलब चैप्टर्स यही है, वो उसमें क्या है, नई बुक में तीनों चीज मिक्स कर दी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एक ही बुक में दे दी है। यहाँ पर क्या था, पहली पुरानी जो बुक थी उसमें अलग अलग था, लेकिन चीज जो है वो लगभग लगभग सेम ही है। अंदर अगर बुक में आप देखोगे पढ़ोगे तो आप जान पाओगे कि वो और वो एक ही था, बस चैप्टर का अंतर है, चैप्टर उसमें कम कर दिए हैं, उसमें पुरानी बुक में ज्यादा है। तो ज्यादा पढ़ लीजिए, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर एग्जाम में आपने नई बुक पढ़ लिया, अगर एग्जाम में पुरानी बुक में से आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, ऋग्वेद की रचना कब प्रारंभ हुई, ठीक है। कब शुरुआत हुई ऋग्वेद की रचना की। ए है 3500 ईस्वी पूर्व, बी है 3600 ईस्वी पूर्व, सी है 4000 वर्ष पहले सॉरी ईस्वी पूर्व, और डी है 3100 ईस्वी पूर्व। तो ऋग्वेद की जो रचना स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 3500 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। ए है सामवेद, बी है यजुर्वेद, सी है अथर्ववेद, डी है ऋग्वेद। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी। ए है अग्नि देवता की पूजा नहीं की जाती थी, बी है इंद्र देवता की पूजा नहीं की जाती थी, सी है सोम देवता की पूजा नहीं की जाती थी, डी है शिव देवता की पूजा नहीं की जाती थी। तो सही आंसर क्या है, शिव देवता की पूजा नहीं की जाती थी। तब तक किसकी पूजा की जाती थी, केवल इन तीनों देवों की, अग्निदेव, इंद्रदेव और सोम, ठीक है। सोम नाम का एक वृक्ष है, ठीक है, उस वृक्ष की पूजा की जाती थी। इंद्र जो है वो पानी के देवता हैं, ठीक है, वर्षा के देवता हैं, तो इंद्र की पूजा की जाती थी। और अग्नि का आप महत्व में जानते ही हैं कि बिना अग्नि के हम खाना बनाकर नहीं खा सकते, ठीक है। तो इन तीनों की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के संबंध में क्या सत्य है। ऋग्वेद के संबंध में कौन सी जो बात है वो सत्य है वो हमें बतानी है। ए है ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था, केवल कंठस्थ कराया जाता था, यानी कि ऐसा नहीं है केवल पढ़ लिया, उसको क्या करते थे, बार बार रिविजन, बार बार। कंठस्थ का मतलब होता है मुंह जवानी याद करना, ठीक है। जैसे छोटी क्लास में मैडम क्या करती है, एक लाइन पोएम की खुद बोलती है और फिर बच्चे बोलते हैं, है ना, ऐसी तो सिखाती है। टेबल कैसे सिखाते हैं छोटी क्लासेस में, 2 एकम 2, मतलब मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं हिंदी में बता रही हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बच्चे भी ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैडम बोल रही है वैसे बच्चे बोल रहे हैं, है ना।
तो ऐसे ही बच्चों को कंठस्थ कराया जाता था, क्योंकि कॉपी पेपर तो थे नहीं, ठीक है ना, पेपर थे ना, कॉपी थी ना, पेंसिल थी ना, कुछ था। तो कुछ ही संसाधन थे जिनसे लिखा जाता था। तो लिखित चीजें बहुत ही लिमिटेड मात्रा में थी, क्योंकि जब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए सारी चीजें क्या कराई जाती थी, याद कराई जाती थी, है ना। तो उनको क्या कराया जाता था, कंठस्थ कराया जाता था। बी है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति थी। ठीक है, नेक्स्ट है सी, ऋग्वेद की रचनाओं को सूक्त कहा गया। तो सही आंसर क्या है, डी हो जाएगा, ये सभी सही है। और देखो ये जो परंपरा है मंत्रों को याद करने की, वो आज तक भी चली आ रही है। ज्यादातर आपने पंडित जी देखे होंगे कि वो देखते नहीं है कि क्या कौन से मंत्र कैसे पढ़ना है, क्या नहीं। उनके सारी चीजें बुक वगैरह होती हैं उनके पास, रख के लाते हैं और अपना आप बोलते रहते हैं संस्कृत में, आप समझो या ना समझो, लेकिन वो सही उच्चारित करते हैं। मतलब वही परंपरा चली आ रही है कि ये सारी जो चीजें हैं ये आपको मुंह जवानी याद करनी है, यानी कंठस्थ करनी है। ठीक है, कंठ बोलते हैं यहाँ पर, ये जो होता है ना इसको कंठ बोलते हैं। कंठस्थ यानी कि यहाँ से मतलब याद करना है। ठीक है, जो हम बोलना स्टार्ट करते हैं ना इसकी वजह से ही बोल पाते हैं। अगर यहाँ कुछ दिक्कत हो जाए तो हम बोल नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम मुंह से बोल पाते हैं, नहीं, जो आवाज आती है वो हमारी कंठ से आती है। क्वेश्चन नंबर है 5, ऋग्वेद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है वो हमें बताना है। ए है, ऋग्वेद में घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती थी। हाँ, घोड़ों को का उस टाइम पे घोड़ों का और गाय का बहुत ज्यादा महत्व था। गाय, घोड़ा और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराए जाते थे, पूजा कराई जाती थी। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में। बी है, धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती थी। नहीं, धन को बहुत छोटी चीज माना गया था उस टाइम पे। जो मेन चीज थी क्या थी, घोड़े थे, क्योंकि घोड़ों से सामान इधर से उधर ले जा सकते हैं और घोड़े युद्ध में काम आते थे। ठीक है, गाय इसलिए जरूरी थी क्योंकि गाय से दूध मिलता है तो पोषण मिलता है खाने में। ठीक है, और पुत्र इसलिए कि उनको ऐसा लगता था कि पुत्र की वजह से हमारा जो वंश है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भी पढ़ लेते हैं। सी है, पुत्रियों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती, पुत्रों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती थी। बिल्कुल सही है। डी है, मवेशियों की प्राप्ति के लिए, यानी कि गाय भैंस बकरी की प्राप्ति के लिए पूजा करी जाती थी। बिल्कुल सही बात है, और वो इस चीज को जानते थे। अब देखो आज ये चीज है नहीं। आज क्या है, गाय वगैरह सबको मार के खा रहे, बकरी वगैरह सबको मार के खा रहे। तो एक दिन मांस खा लीजिए आप, और आपके जो बच्चे हैं वो सालों तक दूध के लिए तड़पेंगे। जो चीजें घी दूध आपको बहुत आसानी से मिलता था ना, आज वो इतना महंगा हो चुका है कि एक नॉर्मल आदमी जिसकी कमाई 20,000 है, वो अपने बच्चों को ठीक से दूध भी नहीं पिला सकता। उसके पास इतने पैसे नहीं है, दूध इतना महंगा हो गया है। और इसलिए नहीं हुआ है कि महंगाई बढ़ रही है इसलिए दूध महंगा हो गया है, नहीं, इसलिए नहीं हुआ है। इसलिए दूध महंगा हुआ है कि ज्यादातर जानवर काट काट कर खाए जा रहे हैं। इतने जल्दी वो पैदा नहीं हो पाते हैं, उतने जल्दी वो नॉन वेज आप खा लेते हो। ठीक है, आप खा लेते हो मतलब जो भी खाते हैं वो खा लेते हैं। और उसकी वजह से क्या है, मवेशी स्पीड से कम हो गए हैं और आप लोगों को दूध नहीं मिल रहा है। आपको नहीं मिल रहा है, आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। उनके बच्चे तो भूल ही जाएंगे, दूध नाम की कोई चीज होती है, डब्बा में दूध आया करेगा, कभी कभी उस 2 चम्मच निकाल के उसकी चाय बनी करेगी। ठीक है, इतना महंगा हो जाएगा अगले 10-20 सालों में, 50 सालों में तो बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, आजकल आप कहाँ देखते हो, भैंस मिलती ही नहीं है, क्योंकि भैंसों की जो कीमत है मांस की वजह से वो बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, मरी हुई भैंस भी 60,000 की, 50,000 की बिक जाती है ना। तो क्या होता है, सब लोगों को ऐसा लगता है कि मारो काटो और खाओ, लेकिन खा तो रहे हो, तुम तो खा रहे हो, तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा, ये बात ध्यान रखना। जो भी हम कर रहे हैं ना, उन वो सारी चीजें ना केवल हमें इफेक्ट डाल रही हैं, आने वाली हमारी 3-4 पीढ़ियां उस चीज को भुगतेंगी। अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो तो 3-4 पीढ़ियों को लाभ मिलेगा। अगर आज तुमने घर बना लिया, तुम्हारे बच्चे रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे उस घर में। ठीक है, और आज तुम कुछ गलत काम कर रहे हो तो ना केवल तुम भुगतोगे उसको, तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियां उस चीज को फेस करेंगे, और आप देख रहे हो इसका उदाहरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कीजिए और असत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। जो गलत है वो हमें बताना है। पहला है, इस काल में युद्ध मवेशी व पुत्रों के लिए किए जाते थे। बिल्कुल सही है। दूसरा है, युद्ध केवल जमीन के लिए किए जाते थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। जो असत्य है वो कौन सा है, केवल और केवल दूसरा है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। जो गलत है वो हमें बताना है। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया, क्या मैंने आपको बताया कि कुछ युग्म जो है वो एक जो युग्म है वो गलत होता है, बाकी सब सही होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है वो गलत है। ए है, पुरोहित। पुरोहित किसको बोलते हैं या बोलते थे उस समय, पुरोहित बोलते थे ब्राह्मण को। बिल्कुल सही है। ठीक है, बी है, दासु। दासु किसको बोलते थे, विरोधियों को। ठीक है, किसको बोलते थे, विरोधियों को, दुश्मनों को बोलते थे। ठीक है, सी है, विष या जन। विष या जन किसको बोलते थे, लोगों के समूहों को। ठीक है, और डी है, दास किसको बोलते थे, दुश्मनों को। नहीं, दास बोलते थे
देखो पहले क्या होता था, मैं बता रही हूँ ऋग्वेद में क्या क्या चीज दी गई है। ऋग्वेद में दिया गया है कि पहले क्या होता था, युद्ध में जो युद्ध हार जाता था वहां से कुछ लोगों को ले आते थे, उनको दास बना कर रखते थे। ठीक है, दासू, और दासू का मतलब है कि जो लोग हार गए हैं युद्ध में उनको ले आते थे, फिर उनसे अपने घर में या अपने राज्य में काम करवाया करते थे। ठीक है, मतलब दास बना कर रखते थे। फिर बाद में इसी तरह से ये दास प्रथा शुरू हो गई, है ना। कि क्या हुआ कि जो जिनको युद्ध में हम जीतेंगे वो लोग हमारे घरों में काम करेंगे। ठीक है, वो सैनिक या मजदूर जो भी हैं वो सब काम करेंगे। तो फिर पहले तो इसका मतलब ये था कि वो कौन थे, विरोधी थे, जिनको जीत के लेके आए। विरोधी तो थे, जो युद्ध में सामने लड़ रहे थे वो विरोधी थे ना। तो दासू का मतलब होता है विरोधी। लेकिन बाद में दासू की जो परंपरा थी वो फिर आगे भी बढ़ती रही कि भाई इन दासों के बच्चे भी दासी बनेंगे। तो फिर उन दासों को क्या बोला गया, नौकर बोला गया। ठीक है, बंधुआ मजदूर। ठीक है, उनको दुश्मन नहीं। ठीक है, यहीं से दास प्रथा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत कौन सा है, पूर्वोत्तर भारत है जो हमारी 7 बहनें हैं पूर्व की तरफ। कौन सी हैं, अरुणाचल, असम, मेघालय और मणिपुर और आपका नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, और त्रिपुरा। ये जो 7 बहनें हैं, ये जो 7 प्रदेश हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, तो इसमें सिक्किम भी है। तो ये है सिक्किम में जो मतलब इन 7 प्रदेशों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो किस भाषा परिवार की हैं। ए है बहुरूपीय भाषा परिवार की है, बी है तिब्बत और वर्मा भाषा परिवार की है, सी है द्रविड़ भाषा परिवार की है, डी है एशियाई भाषा परिवार की है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और तिब्बत या बर्मा, बर्मा यानी कि म्यांमार। ठीक है, पहले म्यांमार को बर्मा बोला जाता था, बाद में उसका नाम चेंज करके म्यांमार हो गया, है ना। और बहुरूपीय जो भाषा परिवार है वो कहाँ है, वो उत्तर भारत में है। उत्तर भारत में यानी कि जहां हम रह रहे हैं वो जो भाषा परिवार है वो कौन सा है, बहुरूपीय का है। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार कहाँ का है, द्रविड़ भाषा परिवार जो है वो दक्षिण भारत का है। ठीक है, जो आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिल है, केरल है, आंध्र प्रदेश है ना। ये जो यहाँ जो भाषा बोली जाती है ये कौन सी भाषा है, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, अब भाषा परिवार मत पूछने लग जाना कि भाषा परिवार क्या होता है। अगर आपको वो भी देखना है तो फिर डिटेल में आप एनसीईआरटी की वो सभी प्ले लिस्ट देखिए। ठीक है, आप मेरा यूट्यूब चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर वो जो मेरा लोगो है चैनल का उस पर क्लिक करो तो फिर पूरा चैनल खुल के आएगा, वहां पे लिखा होगा व्यू द चैनल। व्यू द चैनल पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा चैनल खुल जाएगा। फिर आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्टों को देख लेना है, कोर्स के बराबर में ही। ठीक है, एक कोर्स दे रखा है और कोर्स के बराबर में प्ले लिस्ट दे रखी है। प्ले लिस्ट में आप देखना 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी को, और उसमें से आप पूरी थ्योरी करना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड और मध्य भारत की भाषा किस भाषा परिवार से मिलती है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, ए है एशियाई, बी है द्रविड़, सी है ऑस्ट्रो एशियाटिक और डी है एशियाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं। ठीक है, मध्य भारत कौन सा आ जाएगा, मध्य भारत में आ जाएगा मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये जो इलाके हैं ये आएंगे आपके मध्य भारत में। तो इन इन जो इलाकों में कौन से भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो थ्योरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो शॉर्टकट में मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपके एग्जाम आ रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। अदरवाइज थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए। कहाँ से पढ़ोगे, सबसे पहले बुक खरीदना एनसीईआरटी की, और बुक खरीदने के बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी ममतेज गुप्ता यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। उसके बाद उस चैनल को ओपन करना है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और पहले थ्योरी देखनी है। ठीक है, वीडियो देखनी है और फिर बुक पढ़ के देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ऋग्वेद के संबंध में कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। ए है ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बी है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, नहीं कई बार हुआ है। गंगा सॉरी हाँ सॉरी हाँ, गंगा और यमुना नदी का जो उल्लेख है वो कितनी बार हुआ है, एक ही बार हुआ है। सी है ऋग्वेद में 928 श्लोक है, नहीं 1028 श्लोक है, ये वाला गलत है। ठीक है, डी है ऋग्वेद को पढ़ा और लिखा नहीं जाता बल्कि ऋग्वेद को उच्चारित या श्रवण किया जाता है। यानी कि टीचर जब पढ़ा रहे हैं तो आप सुन रहे हो यानी कि श्रवण कर रहे हो, और जब आप बोल रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, उच्चारित। ठीक है, बोल बोल के जो पढ़ते हैं उसको उच्चारित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है 11, ब्लैक एंड
रेड बेयर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ब्लैक एंड रेड बेयर क्या था? सीटेट का क्वेश्चन है और टीजीटी में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ए है यह मिट्टी का एक बर्तन था, बी है यह बर्तन लाल और काले रंग का था, सी है इसका प्रयोग यज्ञ के लिए किया जाता था, डी है यह बर्तन मृतकों के साथ दफनाया जाता था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा सी, इसका प्रयोग यज्ञ के लिए किया जाता था। इसका नाम क्या था? ब्लैक एंड रेड बियर। ठीक है, काला और लाल कलर का था। ठीक है, ब्लैक और रेड। ठीक है, दो तरह का बना हुआ था और इसका जो प्रयोग है वो यज्ञ के लिए नहीं किया जाता था। जो हमें गलत है ना वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसका प्रयोग इसके लिए नहीं किया जाता था। बाकी ये जो होता था ये कैसा होता था? ये मिट्टी का होता था और ये लाल और काले रंग का होता था, वो तो लिखा ही है ब्लैक एंड रेड। ठीक है, यह बर्तन मृतकों के साथ दफना हुआ मिला है और इसका प्रयोग यज्ञ के लिए किया जाता था, तो नहीं किया जाता था। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा है। इनाम गांव खुला स्थल कहाँ मिला है? ठीक है, पीछे मैंने आपको बता दिया, चैप्टर 1 की शायद दिखाई थी मैंने आपको शॉर्ट नोट, उसमें मैंने आपको बताया था। ए है महाराष्ट्र में, बी है गुजरात में, सी है मध्य प्रदेश में, डी है इनमें से कोई नहीं। कहाँ मिले हैं? महाराष्ट्र में मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। ठीक है, मृतकों का शरीर किस दिशा में होता था? ठीक है, यहाँ मतलब इस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है ये, है ना। यहाँ मतलब इस वाले क्वेश्चन से ये रिलेट कर रहा है। एक मिनट, यहाँ मतलब ये उस वाले क्वेश्चन से, जो पुराना क्वेश्चन था ना इनाम गांव वाला, उससे रिलेट कर रहा है। तो किस दिशा में सर रखा जाता था? उत्तर दिशा में। ठीक है, आज भी कई सारी लोगों की ये परंपरा है जहां दफनाया जाता है तो उत्तर की तरफ मुंह करके दफनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इनाम गांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अब महाराष्ट्र में कौन कौन सी नदी बह रही है? ए है नर्मदा, नर्मदा तो महाराष्ट्र की नहीं है, मध्य प्रदेश की है। बी है भीमा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीमा। ठीक है, भीमा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भीमा नदी है। और भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा। हाँ, भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। वैद्य चरक की पुस्तक चरक संहिता में मनुष्य में कितनी हड्डियां बताई गई? ए है 206 हड्डियां बताई गई, बी है 306 हड्डियां बताई गई, सी है 360 हड्डियां बताई गई, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चरक की जो चरक संहिता है, ठीक है, चरक एक बहुत विद्वान डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी बुक लिखी। ठीक है, चरक संहिता। और जो आज आयुर्वेद के रूप में जिस चिकित्सा को, ठीक है, जिस चिकित्सा को आप जानते हैं, वो कहीं ना कहीं वो कहाँ से शुरुआत हुई है? चरक संहिता से। ठीक है, चरक संहिता में ही सारी चीजें लिखी हुई हैं और चरक संहिता में जो मनुष्य में हड्डियां बताई गई हैं वो बताई गई हैं 306। अब आप कहेंगे कि होती तो 206 है, 306 कैसे बता दी? तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है, देखो मनुष्य तो ऐसे ही था तब भी अब भी, ऐसा तो नहीं होगा कि पहले हड्डियां ज्यादा होती होंगी अब कम होती है। शायद उन्होंने ऐसा किया होगा, जो चरक थे उन्होंने ऐसा किया होगा कि हमारे दांत जो 32 दांत होते हैं या पहले 36 दांत होते होंगे, इनको भी उसमें ही काउंट, हड्डियों में काउंट करा होगा। ये जो नखून है ये होती तो हड्डियां हैं लेकिन बाहर दिख रहे हैं तो इनको काउंट नहीं किया गया है। ठीक है, जो मेडिकल साइंस है उनको इनको काउंट नहीं कर रही है, तो शायद इनको भी उन्होंने काउंट कर लिया होगा। ठीक है, तो 10 ये हो गए, 10 पैरों के नखून हो गए, 20 हो गए। ठीक है, 36 मान लो दांत हो गए, पहले 36 भी होते थे दांत। ठीक है, बड़े मुंह होते थे। आजकल के जो बच्चे हैं उनके 28 दांत होते हैं। अगर मैं अपने दांतों की बात करूं तो मेरे दांत 32 है। ठीक है, मेरे कितने दांत है? 32 दांत है। और आजकल के जो बच्चे हैं उनके मुंह छोटे होते हैं तो उनके दांत कितने होते हैं? केवल 28। ज्यादातर के दांत 28 है ना। तो शायद उन्होंने नखून, दांत या कानों में जो हल्की फुल्की हड्डियां होती हैं उनको भी उन्होंने हड्डियों में काउंट किया होगा, इसलिए उन्होंने हड्डियों की जो संख्या है वो कितनी बताई थी? वो 306 बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। चरक ने चरक संहिता पुस्तक की रचना कब की थी? चरक ने चरक संहिता पुस्तक की जो रचना की थी वो 2000 वर्ष पहले ही की है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हमें निम्नलिखित का मिलान करना है। देखो, चरक संहिता में जो बात 2000 साल पहले लिखी गई थी, मेडिकल साइंस आज उन चीजों को प्रूव कर रहा है। तो आप अपनी संस्कृति पर शक मत कीजिए, बहुत पुरानी संस्कृति है भारतीय संस्कृति। अपनी आयुर्वेदा पर शक मत कीजिए, अपने योग पर शक मत कीजिए। आप अपनी पुरानी चीजों को अपनाइए। ठीक है, जो जड़ी बूटियां पहले से, जिनकी हम चाय पीते आए, बीमार हो जाए तो काढ़ा पीते आए, वो सारी चीज हमें कंटिन्यूअस रखनी है। अभी एक रिसर्च आई है कि भारत के 80% लोग
के साथ क्या गड़बड़ हो गई है, 80% में आप और हम भी आ रहे हैं, ठीक है। 80% लोगों के साथ क्या गड़बड़ हो गई है कि उनको एंटीबायोटिक इतनी दी गई है कि अब वो एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है एंटीबायोटिक से, है ना। अब एंटीबायोटिक के बाद जो एंटीबायोटिक सस्ते में मिल जाती है आपको 50-60 रुपए में, जो आपको मिल जाती है, अब इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब आगे का जो प्रोसेस है वो लाखों का प्रोसेस है, ठीक है, लाखों में रुपए में इलाज होगा। जो काम 50 रुपए में हो सकता था अब वो किसमें होगा, 50,000 से 1 लाख में होगा। और मैं एम्स के डॉक्टर का इंटरव्यू देख रही थी, उसमें वो बता रहे थे कि अगर ये इस तरह से चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करेगी, ठीक है, और आदमी जो होंगे वो लाइलाज हो जाएंगे, मतलब उनका कोई इलाज ही नहीं होगा। फिर कुछ भी बीमार होंगे वो मर जाएंगे, कुछ भी बीमार होंगे वो मर जाएंगे। इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक खा ली है। और एंटीबायोटिक जैसी कोई भी चीज आयुर्वेद में नहीं होती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है आयुर्वेद से ठीक नहीं होते हैं। मैं किसी भी कंपनी का किसी भी चीज का प्रचार नहीं कर रही, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं आयुर्वेदिक दवाई से 2 बार मैंने कोरोना को हराया है, 2 बार, ठीक है, 2 बार मैंने कोरोना से लड़ी हूँ। किसके दम पर, आयुर्वेद की दवाई पर, और आपके सामने जिंदा खड़ी हूँ, ठीक है। ऐसी कंडीशन हो गई थी कि सुबह सुबह मेरे को सांस नहीं आ रही थी, है ना। एक किट चलाई थी रामदेव बाबा ने, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, मैं किसी तरह का कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको आयुर्वेद की ताकत बताना चाहती हूँ, अपने ग्रंथों की ताकत बताना चाहती हूँ, सनातन धर्म की ताकत बताना चाहती हूँ। कि एक 500 रुपए की किट थी, हम उसे लेके आए थे जिस टाइम पे हमें कोरोना हुआ था, और उस 500 रुपए की किट से मैं 2 बार ठीक हो गई, ठीक है। मेरे हस्बैंड को हुआ, मेरी दोनों बच्चों को हुआ कोरोना, हम सब ने उस किट में से ही खा लिया। मतलब 500 रुपए की दवाई में हमने लगभग 50-60 हजार का खर्चा बचा लिया, ठीक है, उसी से हम ठीक हो गए। और हमने ग्लोए का पानी पीना शुरू किया, हमने ग्लोए का पौधा भी अपने घर में लगाया, उससे हम ठीक हो गए, जबकि उस समय मेडिकल साइंस के पास उसका तोड़ नहीं मिल रहा था, ठीक है, लाखों रुपए देने के बाद भी बेड नहीं मिल रहे थे। उस कंडीशन में हम घर में ही ठीक हो गए इन दवाइयों से। और आज भी हम उन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, कभी हम बीमार होते हैं तो उनसे ही ठीक हो जाते हैं। एंटीबायोटिक, पैरासिटामोल, कुछ भी चीज है उसको बहुत ज्यादा मत लीजिए, बिना डॉक्टर के मत लीजिए। और डॉक्टर पर भी आप जब जाइए जब आपको लगे कि हाँ भाई अब इसका आयुर्वेद में कोई इलाज नहीं है, चलो वहां चलते हैं, ठीक है, तब लीजिए। वरना ये जो 80% है ना, जो 20% बच गए हैं वो भी खत्म हो लेंगे, और फिर आपका हमारा कोई इलाज नहीं बचेगा, और मृत्यु एक लास्ट इलाज रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हो रही है ना, ये गलत हो रही है, इसलिए अपनी वेदों की तरफ लौटो। विवेकानंद जी ने सही बोला था बिल्कुल, कि वेदों की तरफ लौटो, अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ लौटो, उसमें ही आपकी भलाई है। और सही में अभी तक ये जो चरक संहिता है, ये मुझे लगता है कि छोटे बच्चों को पढ़ानी शुरू कर देनी चाहिए, 6 क्लास से एक एक चैप्टर पढ़ाओ, ताकि बच्चों को पता रहे कि कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी। जो चीज नहीं खानी है उसे बच्चे शुरू से ही नहीं खाएंगे, और शुरू से नहीं खाएंगे तो वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जैसे जापान में क्या होता है, वहाँ जंक फूड खाते ही नहीं है लोग, ठीक है, 100 100 साल वहाँ एवरेज लोग जीते हैं। हमारे यहाँ 60 जी रहे हैं, वहाँ 100 जी रहे हैं, मतलब 40 साल उन्होंने बढ़ा ली अपनी उम्र, है ना। तो ऐसे हमें चीजों को फॉलो करना है, आयुर्वेद को फॉलो करना है, ठीक है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। ये जो नए नए आइटम चल रहे हैं इनकी कोई जगह नहीं है, ठीक है, इनको छोड़ो। क्वेश्चन नंबर है 17, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला है सुक्त। सुक्त का संबंध किससे है, तो सुक्त का संबंध है आपका सजाया गया, अच्छी तरह से गाया हो गई स्तुति, तो ये हो जाएगा दूसरा, अच्छी तरह से गाई गई स्तुति। यज्ञ का मतलब किससे, संबंध किससे है, अनुष्ठान से है। महापाषाण का संबंध किससे है, सजाए गए पत्थर। और रथ का मतलब किससे है, युद्ध के लिए प्रयोग किया गया था। तो सही आंसर कौन सा होगा 17 का, पहले का दूसरा, इस पहले ही है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 18, इनाम गांव में मृतकों का निवास स्थान लगभग कब शुरू हुआ। सॉरी मैंने मृतक बोल दिया, कृष्ण के, ठीक है, काफी देर से पढ़ा रही हूँ तो मेरा भी दिमाग ऐसा हैंग सा हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, इनाम गांव में कृषकों का निवास लगभग कब शुरू हुआ था। ए है 3600 वर्ष पूर्व, बी है 3000 वर्ष पूर्व, सी है 2800 वर्ष पूर्व, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 3600 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है। अब फटाफट देख लेंगे, उसको भी 5-10 मिनट लगेंगे, अब देख लेते हैं। आइए, चैप्टर है वो हो जाएगा आपका 5th चैप्टर। चैप्टर का नाम है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ठीक है। इस चैप्टर के एमसीक्यू है, फटाफट से हम देख लेते हैं। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगी कि आप प्लीज वीडियो को लाइक करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे नहीं लगता है कि आप लोग फीडबैक नहीं दे रहे हो, ठीक है, ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे, ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी वीडियो, तो फिर मुझे ये सीरीज बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मैं कितने दिन कंटिन्यू कर पाऊंगी, कितने दिन में 2-3 घंटे मेहनत करूंगी और उसके बाद कोई देख ही नहीं रहा, तो फिर मैं कहाँ तक कंटिन्यू कर पाऊंगी। तो प्लीज आप मेरी भी हेल्प कीजिए, और वीडियो को प्लीज शेयर करना, लाइक करना,
ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे यूट्यूब चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करना। पीडीएफ चाहिए तो फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी और पीडीएफ के साथ आपको शॉर्ट नोट भी मिलेंगे। ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं इसका भी मैंने बनाया है। क्वेश्चन नंबर है पहला, महाजनपद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महाजनपद के संबंध में कौन सा सही है? ठीक है, पहला है इसमें महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई। किलेबंदी क्या होती है? किलेबंदी होती है बाउंड्री। ठीक है, चारों तरफ की बाउंड्री कर देना, इसको बोलते हैं किलेबंदी। पहले क्या करते थे राजा महाराजा, अपनी सुरक्षा के लिए चारों तरफ क्या लगा देते थे? बाउंड्री। जैसे आज भी मोदी जी ने क्या किया है, जैसे मोदी सरकार में ये चीज शुरुआत हुई है कि क्या हुआ है, जो हमारी बाउंड्री है ना, जो हमारी पाकिस्तान से लग रहा है, जो हमारा नेपाल से लग रहा है, या जो हमारा बांग्लादेश से लग रहा है, जो हमारा हिस्सा चीन से लग रहा है, तिब्बत से लग रहा है, जिससे भी लग रहा है, म्यांमार से, वहां क्या है, बाउंड्री बनाई जा रही है। ठीक है, बाउंड्री इसलिए बनाई जा रही है ताकि ये पता रहे कि ये हमारा देश है और ये उनका देश है। ठीक है, तो वो क्या है, वो तार कसे गए हैं लोहे के, और उन तारों में क्या करते हैं, रात को करंट छोड़ देते हैं ताकि कोई व्यक्ति हमारी तरफ ना आए। ठीक है, हमारी सुरक्षा रहे आतंकवादियों से, दुश्मनों से। लेकिन वो कुछ भी करके आ जाते हैं हमारे देश में और कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं उसके बाद भी। ठीक है, बी है अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, बिल्कुल सही है। सी है राजधानियों की किलाबंदी केवल पत्थरों से की जाती थी, बिल्कुल गलत है। किस किस से की जाती थी? राजधानियों की जो किलाबंदी थी वो लकड़ियों से की जाती थी, वो पत्थरों से की जाती थी, है ना। इस तरह की चीजों को क्या करते थे, लगा देते थे। जैसे लकड़ी क्या है, बराबर बराबर काट लो, लगा दो, ताकि पता रहे कि ये हमारी सीमा है। ठीक है, तो सैनिक को भी पता रहेगा कि हमें कहाँ, किस बॉर्डर लाइन पे खड़े होकर अपने देश की रक्षा करनी है। तो महाजनपद एक तरह से हम बोल सकते हैं छोटे छोटे राज्य थे। ठीक है, छोटे छोटे राज्य थे ये। डी है अन्य राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए किलेबंदी की जाती थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। ए है अंग, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? चंपा। बी है कौशल की जो राजधानी थी वो थी अहिच्छत्र, तो ये गलत है। कौशल की जो राजधानी थी वो थी अयोध्या। ठीक है, आज का जो अयोध्या है वो थी, या हम उसको कुशीनगर भी बोलते थे पहले। ठीक है, वो थी। तो सी है वत्स। वत्स किसके, वत्स जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? वो सांबी। डी है मत्स्य। मत्स्य की कौन सी थी? विराटनगर। ठीक है, विराटनगर का जो जिक्र है वो महाभारत में भी किया गया है। ठीक है, मत्स्य देश के राजा कौन थे? विराट थे। ठीक है, विराटनगर की जो बात कही गई है वो उसमें भी कही गई है महाभारत में। और जो राजा परीक्षित थे, ठीक है, महाभारत के जो लास्ट थे, एक मिनट, क्या हो गया, चल नहीं गया, जो राजा परीक्षित थे, एक जो अर्जुन है उनके, पता नहीं क्या हो गया, लोडिंग नहीं हो रही। चलो हम मिटा के काम चलाते हैं। अरे भाई हो जा, कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, अब नहीं चलाता है ये। ठीक है, होगी वो गड़बड़ सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महाजनपद कालीन राजा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, महाजनपद के समय जो राजा थे उनकी स्थिति क्या थी, वो किस तरह के थे? पहला है राजाओं के पास स्थायी सेना थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है सेना को भुगतान आहत सिक्कों में किया जाता था। तीसरा है सेना को केवल युद्ध के समय बहाल किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। क्यों? उन्होंने बोला है कि जब युद्ध होते थे जब ही सेना को बुलाया जाता था, सेना का संचालन किया जाता था। तो ऐसे सेना नहीं रखी जाती है कभी भी, और ना ही कोई भी सेना ऐसे काम करती है। पहले से उसको प्रशिक्षित किया जाता है, पहले से उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तब ही वो युद्ध के समय अपना कुछ भी साहस दिखा पाती है। ठीक है, अपना शौर्य दिखा पाती है, पहले से उसकी ट्रेनिंग होती है, कोई भी सेना हो। क्वेश्चन नंबर 4, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्य के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है गणराज्य में शक्ति परिवार और कुलों के प्रमुखों के हाथ में होती थी। किसके हाथ में होती थी? गणराज्य में जो शक्ति थी वो परिवारों और कुलों के हाथ में होती थी। दूसरा है गणराज्य में वंशानुगत राजा का प्रचलन था। वंशानुगत मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, इस तरह की परंपराएं थी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, अच्छा एक और ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है तीसरा, शाक्य और लिच्छवी वंश के अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? पहला रहेगा ए पहला और तीसरा सही है। दूसरा क्यों गलत है? दूसरा मैं बताती हूँ। दूसरा इसलिए गलत है कि गणराज्य का मतलब होता है वंशानुगत नहीं होना, राजा का बेटा राजा नहीं होना। ठीक है, यानी कि जिस तरह से अब लोकतंत्र चल रहा है ना, उस तरह से महाजनपद के समय में भी लोकतंत्र चलता था। लोकतंत्र के हिसाब से ही चीजें होती थी। ठीक है, जाओ।
तो जब भी क्या होती थी, लोकतंत्र के हिसाब से ही चीजें होती थी। तो ये वाला जो है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत हो गया। ठीक है, क्यों गलत हो गया? क्योंकि वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत का मतलब होता है राजा का बेटा राजा बनेगा, और महाजनपद के समय में राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, जनता खुद चुनती थी कि उनका राजा कौन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बज्जी संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बज्जी संघ के बारे में विस्तार से दे रखा है आपके, किसमें दे रखा है? आपके इस चैप्टर में दे रखा है बज्जी के बारे में। ठीक है, तो इसको हम ठीक से देखेंगे। एक मक्खी इतना ज्यादा परेशान कर रही है, कभी कैमरा पे मतलब फोन के ऊपर बैठ जाती है, फोन के कैमरा को ऐसे ऐसे कुछ करती रहती है, कभी मेरे ऊपर बैठ जाती है, कभी बोर्ड पे परेशान कर रही है, पता नहीं कौन सी जन्म की दुश्मनी निकाल रही है। पहला है बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। अब यूं नहीं है इस मक्खी को चुपचाप बैठ जाए, चेयर भी है इस रूम में, यूं नहीं है कि चुपचाप चेयर पे बैठ के पढ़ ले, ठीक है, या फिर हमें पढ़ा दे, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे जा रही है। पहला है बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। दूसरा है बज्जी में गढ़ प्रकार की शासन व्यवस्था थी। गढ़ प्रकार की यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं होता था, गणतंत्र चलता था, यानी कि क्या चलता था? लोकतंत्र चलता था। तीसरा है गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, बज्जी संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? बज्जी संघ का जो मिलता है वो मिलता है आपका सी से। ठीक है, दीर्घ निकाह से। ठीक है, और ये किस किस धर्म का ग्रंथ है? ये है आपका बौद्ध धर्म का। ठीक है, किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का। यानी कि वहां बज्जी संघ में जो लोग रहते थे, ठीक है, जो व्यक्ति रहते थे, वो कौन सा धर्म मानते होंगे? वो बौद्ध धर्म मानते होंगे। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी लेके चलेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर अपलोड नहीं होगी वीडियो, और एडिट भी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है मेरे फोन में, फिर फोन ही हैंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 7, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, किस पात्र का प्रयोग किया जाता था? गैरिक मृत भांड। मृत भांड यानी कि मृत माने होता है, मृद माने होता है मिट्टी, भांड माने होता है पात्र, कटोरा टाइप का कुछ इस तरह का। ठीक है, जिसमें कोई सामान रख सके उसको। ठीक है, तो मृद भांड किसको बोलते हैं? मिट्टी का कुछ इस तरह का। ठीक है, गैरिक मृद भांड। बी है चित्रित घूसा मृद भांड, यानी कि वह उस पर चित्र की कुछ आकृतियां बनाई होती थी, सुंदर सा बनाया होता था। ठीक है, सी है कांसा का मृत भांड। कांसे का मृत भांड कैसा होता है? या तो कांसे का होगा या मिट्टी का होगा, तो दोनों ही चीज लिखी हुई है, कांसा भी लिखा हुआ है, मिट्टी भी लिखी हुई है। ठीक है, और डी है लोहे से बना मृत भांड। तो सही क्या है? बी है कि बहुत सुंदर सा होता था महाजनपद काल में, जिसमें अनाज रखा जाता था। ठीक है, चित्र यानी कि चित्र बने हुए थे अच्छे अच्छे से, उस पर सुंदर सुंदर से। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के बाहर सिकंदर द्वारा जीते गए प्रदेशों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन सा इलाका सिकंदर ने नहीं जीता था? ए है एशिया माइनर यानी कि तुर्क, बी है इराक नहीं जीता था, सी है ईरान नहीं जीता था, डी है अफगानिस्तान नहीं जीता था। सही आंसर हो जाएगा डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक अकेला ऐसा देश है जो आज तक किसी ने नहीं जीता। अमेरिका ने 20 साल वहां रहकर देख लिया, उससे नहीं जीता गया। रूस ने वहां पर खूब दबदबा बनाने की कोशिश करी, उससे नहीं जीता गया। सिकंदर से नहीं जीता गया। आज तक कोई भी अफगानिस्तान को नहीं जीत पाया है, क्योंकि अफगानिस्तान वाले लोग अपनी मिट्टी के लिए मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, किसी का अत्याचार बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा क्या है? वहां पहाड़ी इलाका है। ठीक है, वहां के जो लोग रह रहे हैं उनको तो पता है कि वहां कैसे रहना है, कहाँ छुप सकते हैं। तो बाहर की सेना आती है, उसको पता ही नहीं चलता, ये छुप के बाहर कर देते हैं और वो सेना मारी जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत में जो अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी? गांधा। गांधार नरेश कौन थे? जो गांधारी थी ना, धृतराष्ट्र की जो वाइफ थी, है ना, धृतराष्ट्र की जो वाइफ थी, यानी कि दुर्योधन की जो माँ थी, वो कहाँ की थी? अफगानिस्तान की थी। ठीक है, अफगानिस्तान के राजा की थी। यानी कि अफगानिस्तान में कौन रहते थे? हिंदू रहते थे। ठीक है, और आज अफगानिस्तान में एक भी हिंदू मुश्किल ही जीवित होगा, मतलब मुझे नहीं लगता कोई हिंदू रहता होगा वहाँ। पूरा ही मुस्लिम देश है, किसी भी धर्म का कोई भी नहीं रहता है वहाँ, सारे मुस्लिम ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे कौन रहते थे? हिंदू रहते थे वहाँ। ठीक है, हमारी महाभारत में इसका जिक्र है। गंधार नरेश आपने सुना होगा ना, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो। अश्वमेध यज्ञ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अश्वमेध यज्ञ क्या है? देखो, महाभारत में कई बार देखने को मिला है अश्वमेध यज्ञ। जब उन्होंने दुर्योधन को हराया था, उसके बाद में अश्वमेध यज्ञ करा था। एक बार प्रभु श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, उसमें क्या होता था? घोड़े को छोड़ देते थे और घोड़ा चलता रहता था, उसके पीछे सेना चलती रहती थी। घोड़े को जो भी व्यक्ति पकड़ता था, जो भी राज्य का व्यक्ति पकड़ता था, उसके साथ वो सेना युद्ध करती थी और फिर उसको जीत के अपने में मिला लेती थी। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है कि ये राजा जो है ये शक्तिशाली है और आसपास कोई भी इसका दुश्मन नहीं है, सारे इसके दोस्त हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या करते थे? उस घोड़े को बुलाते थे, सहलाते थे, उसको खाना वाना खिलाते थे,
सेना की आवभगत करते थे कि भाई हम तो आपस में दोस्त दोस्त हैं, ठीक है, इस तरह का। तो इसका हम देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है, इस यज्ञ का आयोजन करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, बिल्कुल सही है। दूसरा है, अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित सभी राजा या तो राज्य के मित्र होते थे या फिर उसके अधीन। मित्र और अधीन में क्या अंतर होता है? मित्र होता है कि हम दोनों आपस में दोस्त हैं, ठीक है, खाइए पिए बैठिए, आप हमारे घर आओ, हम आपके घर जाएंगे। अधीन का मतलब होता है कि हम सर हैं और तुम क्या हो? तुम हमारे सर्वेंट हो, ठीक है, यानी कि कुछ भी काम करोगे हमसे पूछ के करोगे, ठीक है, तुम हमारी इज्जत करोगे, हम इज्जत दे ना दे वो सेकेंडरी है, ठीक है। तो अधीन का मतलब होता है, एक तरह से आप मान सकते हैं कि उनके मतलब जो अधीन है वो एक तरह से सर्वेंट है, और जिसके अधीन है वो एक तरह का बॉस है, ठीक है, बॉस यानी कि बड़ा आदमी। और कई बार क्या होता था, जो अधीन राज्य होते थे वो टैक्स भी दिया करते थे, ठीक है। और अधीन ज्यादातर कौन होते थे? युद्ध नहीं माने, घोड़ा देख के युद्ध करा कि भाई हम तो नहीं मानने इसको शक्तिशाली, हम युद्ध करेंगे। युद्ध में हार गए तो फिर राजा क्या करता था, उनको अपने अधीन बना लेता था, ठीक है, कि ठीक है भाई तुम इतना टैक्स देना और तुम हमारे राज्य के साथ आराम से मिलकर रह सकते हो। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। एक दो क्वेश्चन और रहते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 10, बाद के वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महिला और शुद्ध दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। दूसरा है, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, कि शूद्रों को और महिलाओं को बराबर समझा गया था और उनको ऐसा लगता था कि पढ़ने की अनुमति नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, इसमें वर्ण व्यवस्था जन्म से तय की गई थी, यानी कि जन्म के आधार पर, कि अगर कोई कुम्हार है तो जन्म के बाद फिर वो मतलब उसके बच्चे उसी के होंगे, कोई बनिया है तो उसके बच्चे बनिया ही होंगे, कोई ठाकुर है तो उसके बच्चे ठाकुर ही होंगे, कोई ब्राह्मण है तो उसके बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। इस तरह से तय की गई थी, और जो ये तय की गई थी यही क्या है, एक तरह का अभिशाप रहा हिंदू धर्म में, ठीक है। ये क्या है? एक तरह का अभिशाप है, जो छुआछूत है या ये है, ये इसी की जननी है। जब जन्म के आधार पर होने लगी तो ये चीजें ज्यादा होने लगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, महाजनपद के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जनपद के विपरीत महाजनपद के पास कोई राजधानी नहीं थी, ठीक है। दूसरा है, महाजनपद के अधीन काम करने वाले सैनिकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, पहला हो जाएगा गलत। ऐसा नहीं है कि जनपदों के विपरीत महाजनपदों के पास कोई राजधानी नहीं थी, महाजनपदों के पास राजधानी होती थी। महाजनपद माने बड़े राज्य, ठीक है। और इसके बारे में विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो मैं दोबारा कहना चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर सारी की सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लीज उसको आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, महाजनपद काल के दौरान कर संग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर यानी कि टैक्स किस तरह से वसूला जाता था। एक लास्ट क्वेश्चन है 13, फिर सारे खत्म, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिए। पहला है, फसलों पर जो कर लगाया जाता था वह उत्पादन का 1/6 भाग होता था। दूसरा है, फसलों पर एकत्र कर को विस्वा के नाम से जाना जाता था। तो 12 का जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा केवल पहला सही है, कि फसलों पर जो टैक्स लगाया जाता था वो उत्पादन का कितना होता था? 1/6 होता था, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। आगे के जो चैप्टर रहेंगे, कितने चैप्टर रहेंगे? चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 वो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पार्ट 2 में मिलेंगे, 6 क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी के पार्ट 2 में मिलेंगे वो सारे चैप्टर्स, ठीक है। आगे आगे के जो 5 चैप्टर रहेंगे वो उसमें मिलेंगे। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, हो सकता है मैंने अपलोड कर दिया हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक कर आप इसके आगे के पार्टों को देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में मैं आपको सारे जितना भी पढ़ाती जाऊंगी वो सब प्ले लिस्ट में डालती चली जाऊंगी, ठीक है। और इसका मैं एक चीज और बताना भूल गई, हाँ मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ये सब की सब मैंने आपकी बुक में से ही लिखा है, और कुछ चीजें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आती हैं एग्जाम में वो भी मैंने यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर क्या लिखा है? महाजनपद लिखे हुए हैं, महाजनपद लिखे हुए हैं, उनकी राजधानी लिखी हुई है, ठीक है। बहुत सारी चीजों का जिक्र आपकी बुक में भी है, जैसे बज्जी का जिक्र है, ठीक है, मत्स्य का जिक्र है, वत्स का जिक्र है, ठीक है। ये सब मगध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का जो बिहार है उसको मगध बोला जाता था। अंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काशी वाराणसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौशल या श्रावस्ती एक ही बात है, और इसको अयोध्या बोलते हैं। अब पहले क्या बोलते थे? पहले इसको बोलते थे फैजाबाद, ठीक है। जब ये अयोध्या जो थी, जो मुगलों के समय में थी,
तब उसको फैजाबाद बोलते थे। बाद में जब बीजेपी की सरकार आई, मेनली जो योगी सरकार है, योगी सरकार ने दोबारा से इसका नाम क्या कर दिया, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या श्री राम भगवान की धरती, ठीक है, राम भगवान का जन्म स्थान। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। फिर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। महाजनपद काल में कृषि प्रणाली में परिवर्तन देखा गया, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला, लकड़ी के हल की धार की जगह लोहे वाली धार ले ली गई। ठीक है, और दूसरा है लोगों ने धान की रुपाई शुरू कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, सॉरी सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, और ये आपका पूरा की पूरा जो पार्ट 1 है वो खत्म हो चुका है। आपने यहाँ तक आप बने रहे उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना, समझा, और आई होप कि आपने सारी चीजों को अच्छे से समझा होगा। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आई है, जो कुछ भी आपको पूछना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और आपको अगर कुछ भी नहीं पूछना है तो थोड़ी सी हमारी तारीफ ही कर दीजिए। ठीक है, कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, हमारी मेहनत कैसी लगती है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा, प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अब तक लाइक कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की सारी प्लेलिस्ट कहाँ मिलेंगी, ममतेज गुप्ता यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।